Okay, that's great. Thank you, Sahil. So first, this cannot with single observation. ये हमने discuss किया था. Uh, okay. Am I not audible, guys? Am I audible? Someone is You are messaging. audible. Okay, fine, fine. तो statistics हम लोग single observation के साथ use नहीं कर सकते. That is what we discussed first lecture में. A single observation does not hold any meaning in statistics. We need a collection of data. Then only we can perform our statistical functions or statistical measures. Second point is events or phenomena that are qualitative in nature cannot be subjected to statistics. Statistics is applicable to events phenomena that we measure in terms. ये हमने बात की थी कि हम लोग सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा पे ही वर्क कर सकते हैं. वी कैन नॉट वर्क विद क्वालिटेटिव नेचर ऑफ डेटा. मतलब ऑनेस्टी, लॉयल्टी, ये सब पे वर्क नहीं कर सकते. इन पे अगर हमको वर्क करना है तो विल हैव टू कन्वर्ट इट इनटू डिफरेंट स्केल्स and then we can do our statistical measures on that. Some sort of statistical measures, but not all. मतलब हम सारे जितने भी हमारे statistical tools हैं उस पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे. Inferences based on statistics cannot be exact as the inferences that are drawn based on mathematical laws. कोई समझा सकता है ये? Anybody who can help us with this statement? उसके बाद मैं बताती हूँ. अगर किसी को आइडिया तो प्लीज बताओ. Guys, am I audible? हाँ जी, you are audible. मेरे को नहीं समझ आया कि उसका मीनिंग. Anyone who has idea about this? No idea. Okay, fine. So basically ये लाइन ये कहना चाहती हैं कि जो भी मैं स्टैटिस्टिकल टूल्स को यूज करके इन्फरेंसेस निकाल रही हूँ या निकाल रहा हूँ, दे आर नॉट ऑलवेज एग्जैक्ट. मतलब अगर मैंने आज सपोजिटली एक पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल उठाया, उसमें कुछ स्टैटिस्टिकल मेजर्स किए और एक मैंने कंक्लूजन दिया, ठीक है, एंड मैं नेक्स्ट टाइम फिर से उस सेम पॉपुलेशन में या किसी और पॉपुलेशन में से सेम तरह से सैंपल उठाती हूँ और फिर से स्टैटिस्टिकल मेजर्स करती हूँ, तो जरूरी नहीं है कि मेरे जो इन्फरेंसेस थे या मेरे जो कंक्लूजन्स थे हमेशा ट्रू होंगे, हमेशा एग्जैक्ट आएंगे जो पहले मैंने निकाले थे. ठीक है, बट मैथ्स में क्या होता है, ऐसा नहीं होता. मैथ्स में लॉज होते हैं. अगर मैं a प्लस बी कर रही हूँ, b प्लस a कर रही हूँ, तो सेम वैल्यू देगा हमेशा मेरे को. तो मैथ्स के कुछ लॉज होते हैं जो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं. ठीक है, वो चेंज नहीं होते हैं. जैसे हमने क्यूमुलेटिव लॉ पढ़ा था मैथ्स में, एसोसिएटिव लॉ पढ़ा था. मतलब मैं नंबर्स को कैसे भी करके कुछ भी कैलकुलेट करूंगी, उसके लॉज रहते हैं और वो कभी चेंज नहीं होता है उसका आंसर. मैं 2+2 करूंगी तो आंसर 4 ही रहेगा हमेशा. मतलब ऐसे वाले लॉज जो मैथ्स वाले लॉज होते हैं. तो स्टैटिस्टिक्स में ऐसा कुछ लॉज जैसा नहीं होता है. उसके जो इन्फरेंसेस होते हैं वो एग्जैक्ट नहीं भी हो सकते और एग्जैक्ट हो भी सकते हैं. ठीक है, statistical laws are based on majority of the observations. मतलब मेरी ऑब्जर्वेशंस पे, मेरे रिसर्च पे, मेरा क्वालिटी ऑफ रिसर्च कैसा है, मैंने सैंपल कैसे लिया है, मैंने ऑब्जर्वेशन कैसे किया है, मैंने टूल्स कौन से यूज किए हैं, उन सब पे बेस्ड है. मतलब वो तो इसीलिए हमको हमेशा एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा. ठीक है, statistical laws are based on majority of the observations and may not be applicable to each and every individual. ये समझ आया अभी पॉइंट? अनीशा कंफ्यूजन है. टेल व्हाट इज इट? क्या कंफ्यूजन हो रहा है? कि हम लोग लॉ लगा के भी वो चेंज आ रहे हैं. मतलब जैसे अभी आपने बोला कि वो चेंज नहीं होते, फिर आपने बोला वो चेंज हो जाते हैं. लॉज, जब मैथमेटिकल लॉज की बात कर रहे हैं हम, लॉज कभी चेंज नहीं होते हैं. ठीक है, मैथमेटिकल लॉज, अगर एसोसिएटिव लॉ है या कम्युलेटिव लॉ है, ये सब कभी चेंज नहीं होते ना. आप कितने भी नंबर्स पे लगा लो, कैसे भी लगा लो, सब से किसी भी सेट ऑफ नंबर्स पे लगा लो आप, वो सेम ही रहेगा. वो आंसर, वो उसी लॉ को फॉलो करके आपका आंसर देगा. बट स्टैटिस्टिकल जो लॉज, लॉज नहीं बोलेंगे, रूल्स या जो भी कंक्लूजन या इन्फरेंसेस आते हैं स्टैटिस्टिकल उसके, दे आर बेस्ड ऑन मेजॉरिटी ऑफ द ऑब्जर्वेशंस. मतलब जो ऑब्जर्व किया गया उस पे मैंने दिया है. वो ऑब्जर्वेशन कभी भी चेंज भी हो सकती है. अगर मेरे सेट ऑफ मतलब कुछ भी चेंजेस आ गए मेरे पॉपुलेशन में, तो मेरा वो लॉ है जो वो चेंज भी हो सकता है, क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड है टोटली. मेरा रिसर्च कैसे गया,
मेरा सैंपल कैसे आया, उन सब चीजों पे बेस्ड है। तो जो लॉ मैं निकाल रही हूँ वो मे नॉट बी एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। वो एक ग्रुप के लिए शायद फिर भी एप्लीकेबल हो सकता है वो लॉ, बट एक इंडिविजुअल लेवल पे वो लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, स्टैटिस्टिकल Okay, लॉ। so Anisha, what we are saying over here is कि जैसे कि डेटा जो होता है वो क्वांटिटेटिव होता है और एनवायरनमेंट सबका सारे इंडिविजुअल्स का डिफरेंस होता है, तो उनके ये जो आंसर्स होते हैं वो भी डिफरेंट हो सकते हैं बेस्ड ऑन देयर एनवायरनमेंट। तो अकॉर्डिंगली अगर हम वो सारा डेटा एक्यूमुलेट करके कोई इन्फरेंस ड्रॉ करते हैं तो दैट कैन कीप चेंजिंग विद टाइम, राइट? मतलब मेजोरिटी जो ऑब्जर्व कर रही है उसके बेसिस पे हम लोग ला के देते हैं स्टैटिस्टिकल लॉस, बट ऐसा नहीं है कि मेरा कुछ ऑब्जर्वेशन आपके ऑब्जर्वेशन से हमेशा मैच करेगा, एग्जैक्ट हाँ। रहेगा वो। ओके, सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण ये सारी चीजें, मतलब अगर कोई स्टडी हम नॉर्थ पे कंडक्ट करते हैं तो जरूरी नहीं है कि सेम रिजल्ट हमें साउथ इंडिया में भी राइट मिलेगा। राइट, अगर मैं सब कुछ सेम भी कर लूँ तो भी। हम्म। ठीक है, और किसी को है इसमें कंफ्यूजन? क्लियर है सबको, नैना? हाँ जी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। इन ऑर्डर टू एडिक्वेटली इंटरप्रेट द रिजल्ट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, नॉलेज अबाउट स्टैटिस्टिक्स इज रिक्वायर्ड, especially with regard to when to use what technique and how to interpret the results। इससे एग्री करते हैं सब लोग या एक्सप्लेन करूं? फोर्थ पॉइंट। अग्री करती हूँ, मतलब इसमें बेसिकली ये बोला गया है कि हमें किसी भी चीज को इंटरप्रेट करने के लिए या किसी भी रिजल्ट को निकालने के लिए हमें एक प्रॉपर नॉलेज होनी जरूरी है। अगर कुछ भी गड़बड़ी है तो हमारा आंसर गलत निकल आएगा। राइट, तो मैं कौन सा सैम्पलिंग टेक्निक यूज कर रही हूँ उससे भी मेरे रिजल्ट्स चेंज हो जाएंगे। अगर मुझे पता ही नहीं है कौन से पॉपुलेशन के टाइप पे कौन सा सैम्पलिंग टेक्निक यूज करना चाहिए तो भी मेरे रिजल्ट्स गलत हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैंने स्टैटिस्टिकल टूल ही सही से यूज नहीं किया, मेरे को जहाँ पे टी टेस्ट लगाना था मैं कोई और ही टेस्ट लगाई जा रही हूँ उसको कैलकुलेट करने के लिए पॉपुलेशन के पैरामीटर्स को, जहां मुझे वेरिएंस कैलकुलेट करके मेरे को बेटर रिजल्ट्स मिल सकते थे वहां पे मैं स्टैंडर्ड डेविएशन लगाई जा रही हूँ। तो बेसिकली नॉलेज होना जरूरी है अबाउट द सब्जेक्ट, अबाउट द स्टैटिस्टिक्स, कहाँ पे यूज करना है, कैसे यूज करना है, तभी मैं सही से उसके रिजल्ट्स निकाल पाऊंगी। राइट, सही है। हाँ जी सही जी। है। Fifth point, statistics as such has no control over the data collection process. The results obtained will provide no indication of any dishonesty or bias in the data collection। ठीक है, वो ऐसा बोलना चाह रहा है कि स्टैटिस्टिक्स ये तो इंश्योर नहीं कर सकता है जो आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो वो कितना ट्रू है। अभी मैं लोगों का इंटरव्यू कर रही हूँ जाके, अब वो मुझे सही से जवाब दे भी रहे हैं उस चीज का कि नहीं, या मतलब अडल्ट्रेशन है उनके आंसर्स में, या वो डिसऑनेस्ट है आंसर्स देने में, या वो उनके बाइज्ड ओपिनियंस है किसी चीज को लेने में, तो मेरा जो डेटा कलेक्ट होगा वो भी करेक्ट नहीं होगा ना, क्योंकि वो इतने ऑनेस्ट नहीं थे डेटा देने में। तो स्टैटिस्टिक्स बोल रहा है कि भैया मैं तो नहीं बता सकता आपको डेटा कलेक्शन प्रोसेस कितना सही है आपका। ठीक है, the statistics as such has no control over the data collection process. Thus, it is prone to misuse and much depends in its regard as the researcher rather than statistics. Clear a point? क्लियर है। हाँ जी। Cool. Statistics may not provide a complete picture about a certain phenomena or event. There are a number of factors that can have an impact on certain phenomena, but statistics will be able to measure only those factors that are quantitatively expressed. This is something we discussed in types of variables also, कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे कंट्रोलेबल रीजंस होते हैं जो अनआइडेंटिफाइड होते हैं या अनअकाउंटेड होते हैं या अननोन होते हैं, जिसकी वजह से भी मेरे रिजल्ट्स पे इफेक्ट आता है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स पूरे फिनोमिना में क्या हो रहा है वो कंप्लीट पिक्चर आपको नहीं दिखा सकता है। जो भी आप मेजर कर सकते हो, जो भी आप क्वांटिफाई कर सकते हो, उसी के बेसिस पे आपको रिजल्ट्स देगा वो। ठीक है, अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो बोल देना, मैं एग्जांपल दे दूंगी, बट आई एम अज्यूमिंग कि ये अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि हमने कुछ कुछ पोर्शंस पिछले लेक्चर्स में कवर की हुए हैं, बट स्टिल अगर किसी को क्लियर नहीं होता है तो बोल देना। ठीक है,
मैं ज्यादा एग्जांपल्स नहीं दे रही हूँ बिकॉज वी नीड टू फिनिश दिस चैप्टर, बट इन केस अगर किसी को कुछ समझ नहीं आता तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड पॉइंट आउट कि मुझे नहीं समझ आया है. The results, seventh point, the results obtained are also prone to misinterpretation by untrained persons who lack knowledge about the statistical techniques, their computation and interpretation. ये clear है? किसी को doubt है seventh point में? बेसिकली अगर तुम्हें अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, ठीक है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, कंप्यूटेशन, इंटरप्रिटेशन कैसे करना है उसका, जो आपको कंक्लूजन्स दिए हैं उसको कैसे रीड करना है, उसको कैसे समझना है, तो भी आप रिजल्ट मतलब वो मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है ना. हो सकता है रिसर्चर ने कुछ रिसर्च करके कुछ कंक्लूजन्स दिए हों, बट एज अ पर्सन मुझे पता ही नहीं है स्टैटिस्टिकल कैसे चलता है, उसने क्या रिजल्ट दिया उसको मैं इंटरप्रेट ही नहीं कर पा रही हूँ, तो मिस इंटरप्रिटेशन क्रिएट हो सकती हैं जो भी रिजल्ट्स आए हैं. ठीक है, अगर मुझे शेयर नॉलेज. मार्केट में होता है, शेयर राइट. मार्केट का डेटा देख राइट राइट, एकदम सही है, एग्जाम्पल है ये. तो तभी बोलते हैं ना सबको कि स्टॉक समझ नहीं आता है, मार्केट समझ नहीं आता है, सबको नहीं आता है ये इतना इजीली हाँ, समझ. और जो लोग सिर्फ ग्राफ देख करके इंटरप्रेट करते हैं वो कई सारी चीजों पे मिस आउट कर जाते हैं, तो मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है. राइट, दैट इज ग्रेट एग्जाम्पल. 8 point, there is possibility of errors in statistical decisions. ये तो हम करते ही हैं, बहुत ज्यादा एरर हो सकते हैं, हमने पढ़ा भी है कि there is always possibility of in human error हो सकता है डेटा कलेक्शन में और tabulation में, ऑर्गेनाइजेशन में, क्लासिफाई करने में कुछ एरर हो गया, फिर अगर तुम्हारे रिजल्ट तुमने सही से डिक्लेयर नहीं किए, कोई हाइपोथेसिस जो एक्सेप्ट होनी चाहिए थी वो रिजेक्ट हो गई तुमसे, तो हमेशा एक एरर रहता है, पॉसिबिलिटी रहती है एरर्स की स्टैटिस्टिकल डिसीजन पे. ये क्लियर है? जो भी मैं उस बेसिस पे या रिसर्च के बेसिस पे या सैंपल डेटा या पॉपुलेशन एस्टिमेशन जब सब पूरा कर लूंगी तो हो सकता है ना कि मेरे स्टैटिस्टिकल डिसीजंस में कुछ गलती हो क्योंकि मैंने प्रोसेस ही सही से नहीं किया हो. ठीक है, क्लियर है? मुझे एक एग्जांपल, ये हमारा इंडियन पोल सिस्टम जो है, इलेक्शंस जैसे कंडक्ट किए जाते हैं, तो वहां पे तो पीपल हु आर सपोज टू वोट एट टाइम्स दे आर गिवन ब्राइब और पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, तो जो आउटकम आता है दैट इज नॉट एज पर द कंप्लीट पॉपुलेशन. कई बारी वो बहुत ही बायस्ड ढंग से आता है डिसीजन जो आता है. तो इज दिस द सेम स्टैटिस्टिकल डिसीजन जो फाइनल आउटकम होता है? Going on the same example, if I say कि स्टैटिस्टिकल डिसीजन समथिंग डिफरेंट. अगर एग्जिट पोल्स होते हैं ना, राइट, एग्जिट पोल्स में क्या होता है, इलेक्शन होते हैं, जो बाहर लोग एग्जिट कर रहे होते हैं वोट देके, दे गिव देयर, मतलब वो बताते हैं कि हमने किसको वोट किया. तो जो बाहर बैठा इंसान होता है जो एग्जिट पोल ले रहा होता है या डेटा कलेक्ट कर रहा होता है जस्ट इन ऑर्डर टू एनालाइज कि हाँ कौन सी पार्टी जीत रही है, तो वो लोगों से पूछता है कि बताओ आपने किसको वोट दिया, किसको वोट दिया, तो वो लोग बताते हैं. ठीक है, उसके बेसिस पे, एग्जिट पोल के बेसिस पे एक आउटकम निकलता है, अच्छा ये पार्टी को सबसे ज्यादा वोट्स मिले होंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेटा. बट अभी जो बंदा बाहर निकल रहा है वो चालू है, उसने अपना सही वोट नहीं बताया तुमको, है ना. बहुत बार होता है ना, एग्जिट पोल के रिजल्ट कुछ और होते हैं और एक्चुअल आउटकम कुछ और होता है इलेक्शंस का. तो बेसिकली उसने सही से आपको बताया नहीं, इसीलिए आपका स्टैटिस्टिकल डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ डेटा गलत निकला. ओके, राइट, आर वी क्लियर ऑन दिस पॉइंट? मतलब बेसिकली जो आपने स्टैटिस्टिकल डिसीजन बनाया है वो गलत हो सकता है, उसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि हाँ वो एकदम 100% करेक्ट होगा. ठीक है, 100% करेक्ट होने की गारंटी नहीं. ओके. सो अनीशा, ये थोड़ा आउट ऑफ द कोर्स क्वेश्चन है, तो नो प्रॉब्लम. बेसिकली हम क्रेडिबिलिटी कैसे चेक करेंगे अबाउट द रिसर्च? दिस इज समथिंग, क्रेडिबिलिटी, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ये सब टर्म्स हैं जो हमने नहीं किए क्योंकि हमारी बुक में नहीं है, बट दे आर इम्पोर्टेंट टर्म्स. आई कैन टेक दिस अप आफ्टर द क्लास बिकॉज हमारी बुक में नहीं है, सो आई डोंट वांट टू कंफ्यूज अदर पीपल, but it's Okay. important, so we can do it after class or something. Okay. Okay, चलो स्केल्स ऑफ मेजरमेंट पे चलते हैं. इतना क्लियर हो गया ना सबको? जी क्लियर है. कूल.
चलो मुझे बता दो यार, इसके मेजरमेंट से व्हाट डू वी इंटरप्रेट फ्रॉम मेजरमेंट, बिना स्लाइड को देखे। जितना मुझे पता Measurement. है, बताओ, या जिसकी भी अंडरस्टैंडिंग से जो भी जिसको भी समझ आता है प्लीज शेयर। क्या पता दूसरों को अच्छा एग्जांपल मिल जाए उसके थ्रू। इट हेल्प्स, यू नो, डिस्कशन हेल्प्स इन रिमेम्बरिंग चीजों को एक नंबर देना या एक सीक्वेंस में असाइन करना। चीजों को नंबर देना, न्यूमेरिकल फॉर्म देना, राइट? दैट हाँ इज हाँ मेजरमेंट। हाँ, और काइंड ऑफ। anybody who would like to agree or disagree to the statement of Naina's? कोई भी नहीं, सब अग्री करते हैं नैना। गुड। मैं खुद अग्री नहीं करती, जितना सब करते हैं। दिख रहा है स्क्रीन? हाँ जी। तो बेसिकली जैसे नैना ने बोला, मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग न्यूमरल्स टू ऑब्जर्वेशंस। बेसिकली मेजरमेंट क्या है? कुछ नहीं, नंबर देना किसी भी डेटा को, और मतलब नॉट डेटा, डेटा इज ऑब्वियसली अ नंबर, बट किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी थिंग को, किसी भी चीज को एक न्यूमेरिकल फॉर्म देना, उसको बोलते हैं मेजरमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल्स दूंगी फिर और क्लियर हो जाएगा। अभी हम ये जो मेजरमेंट है उसको एक नंबर देना, ऐसे ऐसे नहीं कर देते अपनी मर्जी से। कोई एक तरीका होता है जिससे कोई मतलब निकलना चाहिए उस नंबर का, राइट? और सब वेरिएबल्स डू नॉट ऑल हैव द सेम न्यूमेरिकल प्रॉपर्टीज। ये हम पढ़ेंगे, समझ आएगी आगे थोड़ी। ठीक है, मेजरमेंट समझ आ गया। बेसिकली नंबर लगाना, नंबर देना किसी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी थिंग को, किसी भी फिनोमिना को, किसी भी प्रॉपर्टी को, किसी भी पैरामीटर को जब हम एक नंबर असाइन कर देते हैं, चाहे वो किसी भी बेसिस पे आया हो, किसी भी तरीके से आया हो, उस प्रोसेस को हम मेजरमेंट बोलते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग नंबर्स, उसको बोलते हैं मेजरमेंट। क्लियर है? आगे बढ़े। क्लियर है। कैसे करते हैं? अभी क्वेश्चन ये है कि हाउ वी डू दिस। तो इसके लिए 4 स्केल्स बने हैं या 4 टाइप्स बने हैं डेटा देने के, या डेटा के 4 टाइप्स बने हैं। ठीक है, उसको समझते हैं। सबसे पहले है नॉमिनल स्केल। अभी नॉमिनल से हमारा क्या मतलब निकल इज बेसिकली नेम। ठीक है, नॉमिनल स्केल में क्या है कि हम सिर्फ नाम दे रहे हैं, वी आर जस्ट गिविंग नेम टू दी ऑब्जेक्ट्स। नेम मतलब नंबर दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कैसे ऑब्जेक्ट्स? अगर मैं बोलूं जेंडर है, इज जेंडर क्वांटिफाइबल? जेंडर को मैं क्वांटिटी बोल सकती हूँ? व्हाट डू यू गाइस से? No. जेंडर को मैं क्वांटिटी नहीं बोल सकती ना। बट अगर जेंडर को मेरे को मेजरमेंट स्केल के वो दायरे में लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ नंबर असाइन करना पड़ेगा इसको। तो सपोजिटली ये मेल है, ये फीमेल है, मैंने इनको कोई नंबर असाइन कर दिया 1 2। ठीक है, अभी मेरे को कैलकुलेशन करनी थी यहाँ पे 100 लोगों में से कुछ डेटा निकालना था, कितने परसेंटेज मेल है, कितने परसेंटेज फीमेल है। तो अब मैं क्या करूंगी? जितने भी मेल है उनको 1 दे दिया मैंने, जितने भी फीमेल है उनको 2 दे दिया। तो अभी मेरे को बस 1 और 2 काउंट करने पड़ेंगे, तो उसके बेसिस पे मैं परसेंटेज निकाल सकती हूँ इजीली। ठीक है, तो बेसिकली सम वेरिएबल्स आर क्वालिटेटिव इन नेचर रादर देन क्वांटिटेटिव। जैसे मैंने एग्जांपल दिया जेंडर का। अभी मैं अगर मेल को 2 बना दूं और फीमेल को 1 बना दूं, कुछ फर्क पड़ता है क्या उससे? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना कैलकुलेशन पे या किसी भी चीज पे। वो तो बेस एक मैं नंबर दे रही हूँ उसको, उसका मीनिंग तो कुछ भी नहीं है उस नंबर का। दिस नंबर हैज नो मीनिंग। अग्री करते हैं सब? मैं 1 दूं, 2 दूं, मैं इसको 3 दूं मेल को, या मैं फीमेल को 10 दूं, डज दिस नंबर हैज एनी मीनिंग? नो। कोई मीनिंग नहीं है ना। बस मैं इसको सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए नंबर को यूज कर रही हूँ। मेरे को मेल्स को फीमेल से डिफरेंशिएट करना है, उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ, बस एक नंबर वैल्यू यूज कर रही हूँ। जस्ट दीज नंबर्स हैव नो रियल मीनिंग अदर देन डिफरेंशिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं यूज कर रही हूँ।
आइडेंटिफिकेशन। कैसे? बहुत क्लासिकल एग्जांपल दिया हुआ है अपनी बुक में। जो क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, क्रिकेट टीम है, सबके अपने नंबर्स है ना। MS धोनी का नंबर क्या है, क्रिकेट लवर्स? अरे यार कोई तो होगा यहाँ पे क्रिकेट लवर। MS धोनी का जर्सी नंबर क्या है? साहिल, आप भी क्रिकेट नहीं देखते हो क्या? अश्विन कुमार सिंह 7। 7, या अश्विन देखता है मतलब 7। विराट कोहली का क्या है? विराट कोहली का जर्सी नंबर क्या है, जल्दी बताओ। अरे यार यहाँ पे तो कोई क्रिकेट नहीं देखता है। 18 है। वैसे ही 10 सचिन तेंदुलकर का, तेंदुलकर उसका 10 है। तो ऐसे सबने नंबर्स दे रखे हैं अपने जर्सी को, तो उसका कुछ भी मीनिंग है अदर देन आइडेंटिफिकेशन। अभी MS धोनी उल्टा खड़ा होगा तो मैं 7 नंबर देख के बोल सकती हूँ कि वो MS धोनी है, ठीक है। अगर सचिन तेंदुलकर उल्टा खड़ा होगा तो मैं 10 नंबर देख के बोल सकती हूँ कि वो सचिन तेंदुलकर है। बट उससे मेरी कोई बस सिर्फ आइडेंटिफिकेशन हो रही है, मैं डिफरेंशिएट कर पा रही हूँ कि अच्छा ये MS धोनी खड़ा है, ये सचिन तेंदुलकर खड़ा है, ठीक है। उसका कोई मीनिंग नहीं है 7 या 10 का। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि अगर MS धोनी 7 है और सचिन तेंदुलकर 10 है तो MS धोनी बेटर है, ऐसा बोल सकती हूँ क्या मैं नंबर के बेसिस पे? नो। राइट, मैं बोल नहीं सकती, इसका कोई मीनिंग नहीं है इस डेटा का, जस्ट आइडेंटिफिकेशन हो रही है। जो भी स्केल से सिर्फ मेरे को आइडेंटिफिकेशन हो रही है या मैं डिफरेंशिएट कर पा रही हूँ, उसको मैं बोलूंगी नॉमिनल स्केल। क्लियर है इतना? और एग्जांपल चाहिए? समझ आ गया? हाँ जैसा। कूल, ठीक है। तो इसमें हमको कोई मीनिंग नहीं मिलता है ना, मेरे को पता लग रहा है कि कौन बेटर है। मेरे को नहीं पता लग रहा है MS धोनी बेटर है 7 से, मेरे को नहीं पता लग रहा कि 10 से सचिन तेंदुलकर बेटर है, तो मैं कुछ भी डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही। फिर मतलब ऑर्डर भी नहीं है कुछ, ऑर्डर डज नॉट मैटर। वही बात हो गई ना, मैं जब बता ही नहीं पा रही कि 7 बेटर है या 10 बेटर है, तो ऑर्डर की तो बात ही नहीं हो रही है ना। फिर इसमें ऑर्डर कुछ है ही नहीं, इसमें सिर्फ आइडेंटिफिकेशन हो रही है। फिर प्रोसीड करते हैं ऑर्डिनल स्केल से। ऑर्डिनल स्केल को याद कर लो किससे, ऑर्डिनल बना है ऑर्डर से, ठीक है। जब भी मैं ऑर्डर दिखाना चाहती हूँ या मैं रैंकिंग दिखाना चाहती हूँ तब मैं यूज करूंगी ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डर की बात हो रही है, नॉमिनल स्केल में ऑर्डर नहीं था कुछ, बट ऑर्डिनल स्केल की खासियत है कि उसमें ऑर्डर है। मैं बता सकती हूँ कि कौन सा बेटर है, ठीक है। अगर मैं क्लास के में टेस्ट कंडक्ट करा रही हूँ, ठीक है, ABCD बच्चों के कुछ मार्क्स आए हैं, ठीक है। इसके 95% मार्क्स आए, इसके 87% आए, इसके 83 आए, इसके 70% आए, ठीक है। तो मैं बोल सकती हूँ ना कि जो फर्स्ट A वाला बंदा है वो फर्स्ट आया होगा क्लास में, बोल सकती हूँ क्या? जी। सेकंड आया होगा B वाला, ये थर्ड आया होगा, ये फोर्थ आया होगा। तो मैं एक रैंक दे पा रही हूँ ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ दीज नंबर्स, ठीक है। मैंने क्या किया, उसको ऑर्डर में बता पा रही हूँ कि अच्छा A फर्स्ट है, B सेकंड आया है, C थर्ड आया है। तो मैं एक रैंकिंग दे पा रही हूँ उनको, उनको एक ऑर्डर में रख पा रही हूँ। तो वो जो जितने भी स्केल्स होंगे वो जाएंगे ऑर्डर स्केल, ऑर्डिनल स्केल, ठीक है। रैंक से याद कर लो, ऑर्डर से याद कर लो, रैंकिंग से याद कर लो। अभी मैं बोलूँ कि एक रेस में बच्चे दौड़ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे दौड़ रहे हैं, जो फर्स्ट आया, इसमें कुछ फर्स्ट आ रहा होगा कोई जो सबसे पहले फिनिश किया होगा, फिर किसी ने सेकंड पे फिनिश किया होगा, किसी ने थर्ड पे फिनिश किया होगा, ठीक है। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि हाँ फर्स्ट वाला ज्यादा बेटर परफॉर्म किया, या सेकंड वाला ज्यादा बेटर परफॉर्म किया, थर्ड वाला ज्यादा बेटर परफॉर्म किया। मैं बता सकती हूँ क्या इसमें किसी में भी किसने ज्यादा बेटर परफॉर्म किया? बोल सकती हूँ क्या मैं किसने बेटर ज्यादा परफॉर्म किया रेस में? जी बोल सकती बोल हूँ, बता सकती हूँ ना, बिल्कुल बता सकती हूँ। जिसने सबसे पहले फर्स्ट फिनिश किया होगा उसने ही अच्छा परफॉर्म किया होगा, ये तो ऑब्वियस ही बात है ना। जिसका फर्स्ट रैंक होगा उसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया होगा। तो मैं इसमें एक रैंकिंग बता सकती हूँ, मैं इसमें एक ऑर्डर सेट कर सकती हूँ, मैं इसमें एक क्वालिटेटिव जो मेरे पास चीज आ रही है उसको मैं एक सेट उसमें बता सकती हूँ कि हाँ ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ठीक है।
या फिर अगर जैसे तुमने देखा होगा, वो कभी तुमने सर्वे फॉर्म्स भरे, किसी ने सर्वे फॉर्म्स भरे, उसमें रेटिंग्स रहता नहीं है ऐसे, प्लीज रेट फ्रॉम क्या कहते हैं, एक्सीलेंट, हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड, 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 और समटाइम्स इट इज बैड, हाँ, ठीक है। ठीक है, इज इट एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डिनल स्केल? मेरे को किसी भी चीज को रेट करने के लिए बोला, उसने बोला रेट आर फूड, रेस्टोरेंट्स में बहुत मिलता है ये, रेट आर फूड, हाँ, आई थिंक इट इज ठीक है, क्योंकि वो मेरे से पूछ रहा है भाई मेरे खाना कैसे है मुझे बता दो, मैं रैंकिंग दे सकता हूँ कि अपने खाने को, वो बोल चलो कस्टमर ने दिया कि हाँ एक्सीलेंट था, किसी कस्टमर ने दिया हाँ चलो वेरी गुड था आपका खाना, ठीक है, तो मैं रैंकिंग बता सकती हूँ। अब उसने बहुत सारा डेटा कलेक्ट कर लिया, उसको जितने एक्सीलेंट मिले तो वो वाला फूड आइटम उसका अच्छा वाला है, उसको उसने फर्स्ट रैंक पे रख दिया, बेस्ट सेलर कर दिया उसने। स्विगी पे आते हैं ना बहुत सारे बेस्ट सेलर आइटम्स, तो किस बेसिस पे आते हैं, कितने लोगों ने ऑर्डर किया, कितने लोगों ने उसको अच्छी रेटिंग दिया, कितने लोगों ने उसको प्रेफर किया बार बार ऑर्डर करना, तो इन सब बेसिस पे रैंकिंग्स डिसाइड करते हैं, ऑर्डर डिसाइड करते हैं वो लोग, ठीक है। इतना बात क्लियर हो गया किसी को, सबको? विद द ऑर्डिनल स्केल इट इज अ सेट ऑफ रैंक्स, रैंकिंग और प्लेसमेंट, द ऑर्डर मैटर्स, मुझे फर्क पड़ता है फर्स्ट सेकंड कौन है, मुझे पता लग रहा है फर्स्ट सेकंड कौन है। अभी इसकी बात करते हैं, डिफरेंसेस कैन नॉट बी मेजर्ड। कोई मुझे समझा सकता है क्या ये चीज? मैं बताऊं या कोई हेल्प कर रहा है? चलो, अभी मैंने बोला कि ये फूड आइटम एक्सीलेंट है और ये एक फूड दूसरी आइटम वेरी गुड है, तो मैं एक्सीलेंट और वेरी गुड को किस स्केल की बेसिस पे डिफरेंशिएट कर पा रही हूँ क्या? कितना अच्छा है, कितना गुड है, या कितना बुरा है, ऐसा बता पा रही हूँ क्या मैं? हाउ मच, मतलब वो वाली चीज बता पा रही हूँ क्या, हाउ मच गुड इज दिस या हाउ मच बैड इज दिस, बोल पा रही हूँ क्या? एक्सीलेंट का कोई डिफरेंशिएशन कर पा रही हूँ मैं कि कितना अच्छा है वो, एक्सीलेंट है तो, वेरी गुड है तो कितना वेरी गुड है, बैड है तो कितना बैड है, ये कुछ बता पा रही हूँ क्या मैं ऑर्डिनल स्केल से? नहीं। गुड। अभी रेस का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट आया उसने रेस खत्म किया 1 मिनट में, ठीक है। जो सेकंड आया उसने रेस खत्म किया 2 मिनट्स में, जो थर्ड आया उसने रेस खत्म किया 5 मिनट्स में। तो ये डिफरेंसेस इक्वल है क्या? मैं बोल सकती हूँ कि हाँ फर्स्ट ने सेकंड से अच्छा परफॉर्म किया, बट मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि फर्स्ट ने थर्ड वाले से 3 गुना ज्यादा अच्छा किया, या 4 गुना ज्यादा अच्छा किया, या 5 गुना ज्यादा अच्छा किया, ये सब कुछ बोल पा रही हूँ मैं डिफरेंस के बारे में उनके? एक्सेप्ट फॉर मैं ये बोल सकती हूँ कि उसने 1 मिनट ज्यादा लिया, उसने 4 मिनट ज्यादा लिए, ऐसा बोल सकती हूँ। बट कुछ इक्वालिटी आ रही है स्केल में? कुछ भी इक्वल तो नहीं है ना उनका इंटरवल, इक्वालिटी नहीं आ रही ना कोई भी स्केल में। वो थर्ड आ सकता था, 10 मिनट बाद फिनिश करता तो भी थर्ड आ जाता, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो पता लग रहा है, बट उसमें कोई इक्वल इंटरवल ही नहीं है, कोई इक्वल डिफरेंस ही नहीं है, डिफरेंसेस ही नहीं बता पा रही मैं उनके उसमें कि क्वालिटी उनका परफॉर्मेंस कैसा है, ठीक है। हाउ मच इज फर्स्ट बेटर देन सेकंड पोजीशन, मैं ये बोल नहीं पा रही ना कि कितना बेटर है वो उसका, या फर्स्ट जो क्लास में आ रहा है वो कितना अच्छे मार्क्स हैं उसके सेकंड से, मैं बोल नहीं पाऊंगी ना कितने अच्छे कितना बेटर, राइट? क्लियर? यार कुछ बोलो कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं समझा नहीं पा रही हूँ। ये आ रहा है समझ, आ रहा है समझ, आ गया समझ। आ गया सर। कूल, फिर आगे बढ़ते हैं। ऑर्डिनल स्केल डज नॉट गिव अस एनी आइडिया अबाउट द डिग्री ऑफ डिफरेंस, कितना बेटर है अच्छा फर्स्ट वाला सेकंड से, ये नहीं बता पा रहा मुझे, सेकंड वाला कितना अच्छा है थर्ड वाले से, ये नहीं बता पा रहा मुझको ऑर्डिनल स्केल। तो फिर हमको किसी और स्केल की भी जरूरत पड़ेगी अभी, उसके लिए हम यूज करते हैं इंटरवल स्केल, ठीक है। कोई समझा सकता है इंटरवल स्केल क्या है? स्लाइड से पढ़ के ही समझा दो अगर किसी को कुछ भी समझ आ रहा है तो, एग्जाम्पल भी लिख रखे हैं। इसमें ये बोला गया है कि जैसे ऑर्डिनल स्केल था उसमें डिफरेंस आपको ये नहीं पता चल पा रहा था कि कितना डिफरेंस आ रहा है, बट यहाँ पे
आपको पता होगा कि हाँ कितना डिफरेंस है दो वेरिएबल्स के बीच में, और वो मीनिंगफुल होगा या फिर इक्वल होगा, और जीरो की प्रेजेंस नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, चलो मैं एग्जांपल देती हूँ, हमारी बुक में भी दे रखा है टेम्परेचर का एग्जांपल। 0 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नंबर्स हैं, सही है। नाम है टेम्परेचर, 0 डिग्री नाम भी है इसमें। ऑर्डर है, ऑर्डर है क्या टेम्परेचर में? अगर मैं सेल्सियस लूं तो सेल्सियस में ऑर्डर है? नहीं ऑर्डर है। पड़ा, ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर क्या होता था? मतलब 10 20 इस टाइप वाला बोल रहे हो क्या? ऑर्डर तो है ना इसमें, 10 है, फिर 20 है, फिर 30 है, फिर 50 है, 60 है, 70 है। अरेंज कर पा रही हूँ ना मैं उसको एक ऑर्डर में, मैं बोल अभी तो वही बोला था ना कि ऑर्डर नहीं है। मैंने पूछा था कि ऑर्डर है इसमें, ऐसा क्वेश्चन था वो। सॉरी। मतलब क्लियर हो गया ना ऑर्डर क्या होता है? पर हाँ क्लियर है। ऑर्डर मतलब कौन किससे बेटर है, मैं बोल सकती हूँ ना 10 का, 10 पे जितनी मेरे को ठंड या गर्मी लगेगी वो 20 से कम लगेगी। ऑर्डर इज बेसिकली कम ज्यादा, लो और हाई, लेस और मोर, ये कितना अच्छा कितना बुरा, दैट इज ऑर्डर। ठीक है, फर्स्ट वाला सेकंड वाले से बेटर है, दैट इज ऑर्डर। तो मुझे 10 पे कम ठंड लगेगी, 20 पे ज्यादा गर्मी, मतलब सॉरी 10 पे कम गर्मी लगेगी, 20 पे ज्यादा गर्मी लगेगी। तो रैंकिंग है इसमें, एक ऑर्डर है, प्लेस कर सकती हूँ मैं कि 10 पे कम गर्मी लगेगी, 20 पे ज्यादा गर्मी लगेगी, तो ऑर्डर तो है इसमें। अभी इंटरवल की बात करते हैं, ठीक है। इट हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डिनल स्केल, इसको अग्री करते हैं सब कुछ, सब लोग कि नहीं? इंटरवल स्केल बता देती हूँ पहले क्या होता है। 10 और 20 में जो डिफरेंस आएगा 10 डिग्री, ठीक है। 60 और 70 में जो डिफरेंस आएगा 10 डिग्री। तो बेसिकली इक्वल इंटरवल्स होते हैं इसमें, मेरे पास जितनी भी वैल्यूज होंगी उसमें इक्वल इंटरवल्स रहेंगे। मतलब जो डिस्टेंस लूंगी मैं स्केल पे, 10 और 20 के बीच में जो डिस्टेंस होगा मेरा, और जो 30 और 40 के बीच में जो डिस्टेंस होगा मेरा, जो डिफरेंस है वो इक्वल है। इसके डिफरेंस का कुछ मतलब है, 10 और 20 में 10 डिग्री का डिफरेंस है, 30 और 40 में 10 डिग्री का डिफरेंस है, तो डिफरेंसेस हैज सम मीनिंग। ठीक है, और मैं डिफरेंसेस को मेजर कर सकती हूँ। इतनी बात क्लियर है? हाँ जी। ठीक है, सेम इंटरवल और डिस्टेंस ऑन द स्केल, दैट इज इक्वल इंटरवल्स। ठीक है, डिफरेंसेस कैन बी मेजर्ड, मैं मेजर कर सकती हूँ भाई कि 10 डिग्री और 50 डिग्री में कितना डिफरेंस है। ऑर्डिनल स्केल में मैं कर नहीं पा रही थी कि फर्स्ट वाला कितना बेटर है थर्ड वाले से, बट इंटरवल स्केल में मैं बोल सकती हूँ कि 30 डिग्री पे तुम्हें कम गर्मी लगेगी, 50 डिग्री पे तुम्हें ज्यादा गर्मी लगेगी, तो डिफरेंस का कुछ मतलब है। ठीक है, डिफरेंस हैज सम मीनिंग हियर। अभी इसमें क्या नहीं है, अभी इसमें जीरो नहीं है। मैं बोल सकती हूँ 0 डिग्री मतलब कुछ भी टेम्परेचर नहीं, ऐसा बोल सकती हूँ क्या मैं? 0 डिग्री मीन जीरो टेम्परेचर? नो। बोलो, मैं नहीं बोल सकती ना, क्योंकि जीरो के नीचे भी होता है कुछ टेम्परेचर्स, -10 भी होता है, -20 भी होता है, लोग रहते हैं -10 और -20 में। ऐसा थोड़ी है कि जीरो पे खत्म हो गया मेरा स्केल। तो इसमें कोई ट्रू जीरो नहीं होता है, जीरो मतलब कोई ट्रू स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है इसमें। ठीक है, मैं जीरो टेम्परेचर नहीं बोलती हूँ, मैं जीरो टाइम भी नहीं बोलती हूँ। कोई बोलता है जीरो टाइम? रात के 12 बज रहे होते हैं जीरो टाइम पे। हाँ या ना बोलो यार, नहीं चलता। कंफ्यूजिंग है थोड़ा तो बता देना अगर नहीं समझ आ रहा है तो। 5 मुझे बजे, फर्स्ट पॉइंट में थोड़ी कंफ्यूजन है। हाँ मैं रिपीट करती हूँ, ये वाला, इट हैज प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डिनल स्केल। जी। ऑर्डिनल स्केल क्या होता था वो बताओ पहले, आपके हिसाब से व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड कि ऑर्डिनल स्केल है क्या?
according to you, whatever you understood. मतलब किसी का भी रैंक को वो करना कि ये इससे बेटर है, रैंकिंग की फॉर्म में। रैंकिंग के फॉर्म में, राइट? बेटर इन द सेंस नॉट कि ये ऑलवेज बेटर है, बट एक मैं रैंक दे सकती हूँ चीजों को कि ये पहले, फिर ये बाद में, फिर ये इसके बाद में। वेरी गुड, एक्सीलेंट पहले, फिर वेरी गुड, फिर गुड, फिर बैड, या फिर सबसे पहले बैड, फिर गुड, फिर वेरी गुड, फिर एक्सीलेंट। मतलब एक मैं रैंक या ऑर्डर सेट कर सकती हूँ चीजों का ऑन बेसिस ऑफ सम एजेंडा। मैं बोलूँ कि हाँ बैड, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, तो मैं कुछ एक ऑर्डर बता रही हूँ किसी चीज का कि वो कितना बुरा है, कितना अच्छा है, कितना और अच्छा है, कितना बेस्ट है। It's like inventory. या फिर लो और हाई। लो और हाई मैं अगर बता रही हूँ कि हाँ ये लो चीज है, ये हाई चीज है, तो वो भी ऑर्डिनल स्केल हो गया। मैंने एक रैंक बताया है उसका। लेस और मोर। Less more होते हैं, agree disagree होते हैं। अग्री डिसअग्री, मतलब एक ऑर्डर बता पा रही हूँ। मतलब मैं बेसिकली ऑर्डर से यहाँ पे कहने का मतलब है कि मैं कुछ मतलब निकाल पा रही हूँ उस ऑर्डर से। देयर इज सम मीनिंगफुल ऑर्डर इन नंबर्स का, कुछ तो मतलब है। अगर मैं 5 रेटिंग दे रही हूँ 10 में से, या मैं 10 में से 7 रेटिंग दे रही हूँ, तो मैं बोल सकती हूँ ना कि हाँ 7 वाला थोड़ा बेटर होगा 5 से, तो है ना? कुछ मतलब निकाल पा रही हूँ मैं, जो मैंने नाम इसको नंबर्स दिए। नॉमिनल स्केल में क्या हो रहा था, मैं कुछ मतलब नहीं निकाल पा रही थी, कोई मतलब नहीं निकाल पा रही थी कि एमएस धोनी का 7 नंबर दे रखा है, सचिन तेंदुलकर 10 दे रखा है, तो मैं 7 और 10 से कुछ भी इंटरप्रेट नहीं कर पा रही, मैं कुछ भी मतलब नहीं निकाल पा रही इस स्केल का या इस डेटा का कि एमएस धोनी का 7 नंबर है, सचिन तेंदुलकर का 10 नंबर है। मैं कोई मतलब नहीं निकाल पा रही, कोई मीनिंग नहीं निकाल पा रही ये नंबर देने का। बट ऑर्डिनल स्केल में क्या होता है, मैं कुछ मतलब निकाल पा रही हूँ, मैं एक ऑर्डर बता पा रही हूँ कि अच्छा 7 बेटर है 5 से। अगर कोई मेरे को रेटिंग दे रहा है 10 में से 7, और कोई और दूसरा इंसान मुझे रेटिंग दे रहा है 10 में से 5, तो मैं बोल सकती हूँ ना कि मेरे को 7 वाले ने बेटर रेटिंग दी है। मतलब बेसिकली लेस और मोर, लो और हाई, अग्री डिसअग्री, गुड और बैड, कुछ एक बता रहा है, मीनिंग बता रहा है वो नंबर का हमको, तो वो आ जाएगा ऑर्डिनल स्केल। कम ज्यादा, जैसे रेस में कोई फर्स्ट आ रहा है, सेकंड आ रहा है, थर्ड आ रहा है, तो मुझे पता लग रहा है कि अच्छा ये पहले रेस जीता होगा तभी इसको फर्स्ट आया है। अच्छा ये सेकंड वाला फर्स्ट खत्म हो गया, उसके बाद ये लाइन क्रॉस किया होगा, फिनिशिंग लाइन, तो ये सेकंड आया है, तो मैं कुछ मतलब निकाल पा रही हूँ उस नंबर से। ओके ठीक है, नहीं क्लियर हुआ? क्लियर हो गया। अभी हो बात गया करते दीदी। हैं, अब बात करते हैं इंटरवल स्केल की। इंटरवल स्केल बोल रहा है कि ऑर्डिनल स्केल तो है ही, मैं मेरे पास नाम भी है, मेरे पास ऑर्डर भी है। इंटरवल स्केल ये बोल रहा है, कैसे एग्जाम्पल से समझो। मैं टाइम दूं, 5 बज रहे हैं रात के, दिन के 10 बज रहे हैं, ठीक है। इसके पास नाम है, ऑर्डर है, मुझे पता है सुबह 5 बज रहे हैं, एएम तो मतलब सुबह के हैं, ठीक है। 12 बज रहे हैं मतलब दिन के हैं, दोपहर के हैं, एक ऑर्डर है इस टाइम के बेसिस पे। पीएम है तो मतलब शाम वाला टाइम हो रहा होगा। इंटरवल की बात करते हैं अभी। इंटरवल कैसे है, जितना 5 और 10 एएम में डिफरेंस होगा, दैट इज 5 घंटे का, ठीक है, उतना ही 10 और 15 के बीच में डिफरेंस होगा 5 घंटे का। मतलब एक डिफरेंस का मतलब है ना, मैं बोलूं कि 5 बज रहे हैं सुबह के और दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो ये क्या हो गया, 6-7 घंटे, 7 घंटे का डिफरेंस हो गया ना। अब मैं बोलूं कि दिन के 1 बज रहे हैं और रात के 9 बज रहे हैं, तो मैं इसके डिफरेंस से कुछ मतलब निकाल सकती हूँ कि अच्छा 8 घंटे बाद की बात हो रही है, ठीक है। मैं डिफरेंस से कोई मीनिंग निकाल पा रही हूँ इसमें। सेम इंटरवल डिस्टेंस ऑन द स्केल दैट इज इक्वल इंटरवल्स। मैं 5 और 6 के बीच में डिफरेंस देखूंगी तो 1 ही घंटे का आएगा, 6 और 7 के बीच में डिफरेंस देखूंगी तो भी 1 ही घंटे का डिफरेंस आएगा।
ठीक है, डिफरेंसेस कैन बी मेजर्ड। अभी इसको समझो, नो जीरो पॉइंट, मैं बोलती हूँ 0 0 ट्रू जीरो है ये। अगर मैं बोलूँ टाइम का वैल्यू हो गया 0 0, इसका मतलब क्या टाइम खत्म हो गया है, 0 हो गई है उसकी वैल्यू, इसका मतलब ये तो हो गया मिडनाइट हो गई है। तो मतलब ऑल दीज स्केल्स जो इंटरवल स्केल्स होते हैं उनका कोई जीरो वैल्यू नहीं होता है, देयर इज नो जीरो, मतलब जीरो का कोई मीनिंग नहीं है उसमें। मैं टेम्परेचर को 0 बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि टेम्परेचर खत्म हो गया, देयर इज नो हीट, वो गर्म है अभी भी, -10 डिग्री के रिस्पेक्ट में 0 डिग्री गर्म ही है, तो कोई ट्रू वैल्यू नहीं है जीरो की। समझे, आगे बढ़े। हाँ जी जी। हम्म, ठीक है, अभी नो मीनिंग रेशो, नो मीनिंग रेशो का मतलब क्या हुआ कि मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि सुबह के 5 बज रहे हैं और रात के 10 बज रहे हैं, तो ये डबल टाइम हो गया, 5 बजे सुबह के और रात के 10 बजे, मतलब ट्वाइस हो गया टाइम, ऐसा बोल सकती हूँ? नो नो। बोल ही नहीं सकते ना, रेशो नहीं है इसमें कोई भी, देयर इज नो मीनिंग ऑफ रेशो हियर। मैं नहीं बोल सकती कि 50 डिग्री और 25 डिग्री का अगर मैं रेशो निकाल रही हूँ 2 टाइम्स 2 मतलब जो आ रहा है, तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि 25 डिग्री पे जो तुमको गर्मी लगेगी उससे दुगनी तुम्हें 50 डिग्री पे लगेगी, ऐसा बोल सकती हूँ? एकदम बोल सकती हूँ कि हाँ 25 पे जितनी गर्मी लग रही थी उतनी ही 50 डिग्री, उससे डबल तुम्हें 50 डिग्री से लग रही होगी, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकती हूँ। तो रेशो का कोई मतलब नहीं है इन वाले स्केल्स में, नाम है उनके पास, ऑर्डर है उनके पास, डिफरेंसेस का मतलब है उनके पास, बट उनके पास रेशो का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अभी मैं साइकोलॉजिकल टेस्ट कर रही हूँ अगर किसी का, और उसकी उसके एटीट्यूड पे मैं अगर सपोज कोई स्केल निकाला हुआ है, तो मैं बोल सकती हूँ किसी का 0 एटीट्यूड है, किसी बंदे का बोल सकती हूँ मैं ये चीज? नहीं। तो इसके नहीं। पास 0 भी नहीं है। मैं ये बोल सकती हूँ अगर किसी की एटीट्यूड की वैल्यू 5 आई है और किसी की 10 आई है, तो 10 वाले का एटीट्यूड उससे डबल होगा, ऐसा बोल सकती हूँ? no. नहीं। तो इसमें कोई रेशो का मतलब नहीं होता इंटरवल स्केल में, देयर इज नो मीनिंग टू रेशो। फिर आता है रेशो स्केल। अब ये पूरा एकदम फुलफिल्ड है, कंप्लीट है, उसके पास नाम भी है, उसके पास ऑर्डर भी है, उसके पास इंटरवल भी है, और उसके पास रेशो के लिए मतलब भी है, और उसके पास 0 वैल्यू भी है, उसको पता है। एग्जाम्पल, वेट, मैं बोल सकती हूँ 0 kgs, 0 kgs बोल सकती हूँ कि कोई वेट ही नहीं है, yes. बोल सकती हूँ ना, 0 kg मतलब कुछ वेट नहीं है। अभी हम्म, तुमने भैया मार्केट में गए तुम तोलने, उसको बोला प्याज दे दो, है तो वो तुमको बोल रहा ले लो भैया, ले लो बहन जी, बोले कि तुमने तो कुछ डाला ही नहीं, तो 0 kg डाला ना उसने, वेट डाला ही नहीं उसने कुछ भी, तो इट हैज ट्रू 0। वेट का मतलब है, वेट में 0 आता है एंड इट हैज ट्रू वैल्यू, ट्रू मीनिंग है उस 0 का, 0 मतलब है नहीं, खत्म, नील। हाँ, लेंथ में भी ऐसा है, 0 सेंटीमीटर मतलब कुछ है ही नहीं लेंथ, तो इसके पास ट्रू 0 है, ये वाले रेशो के पास। अभी वेट की बात करो, 5 किलो लूं और मैं 10 किलो लूं, इनका रेशो निकालो, सॉरी 1/2.5। ठीक है, तो मैं बोल सकती हूँ कि 10 किलो 5 किलो से दुगना भारी है, बोल सकती हूँ? yes. बिल्कुल बोल सकती हूँ यार, 5 + 5 ही तो 10 बना रहा है, मैं 2 5 पकड़ूंगी तभी तो 10 बनेगा, 5 5 के 2 पैकेट पकड़ूंगी तो 10 बनेगा ना, तो मैं बोल सकती हूँ 5 किलो एक हाथ में भार है, 5 किलो 2 हाथ में भार है, और जिसके हाथ में सिर्फ एक ही 5 किलो का लिफाफा है उससे तो मेरे पास डबल भार है, उससे दुगना भार है मेरे पास, क्योंकि मेरे तो दोनों हाथों में 5 5 किलो है। तो इसका जो रेशो है उसका मतलब है, मैं बोल सकती हूँ कि 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर में जो 10 सेंटीमीटर वाला है वो 5 सेंटीमीटर से डबल लेंथ का है, बोल सकती हूँ ना? अरे यार कुछ रिस्पॉन्स दो। Yes. बोल सकते हैं। तो लेंथ, वेट, ये सब चीजें क्या है, रेशो स्केल्स हैं, इनके पास नाम भी है, इनके पास ऑर्डर भी है, ठीक है, इनके पास इंटरवल भी है। मेरे को पता है 5 और 10 में 5 किलो का डिफरेंस होता है, मुझे पता है 15 और 25 में 10 किलो का डिफरेंस होता है, तो उस डिफरेंस का मतलब भी है। मैं बोल सकती हूँ कि 15 वाला 25 से कम हल्का, मतलब कम भारी है, तो डिफरेंस का मीनिंग भी है। इसमें 0 भी है, ट्रू 0 है, 0 मतलब कुछ भी नहीं, नील, कोई वेट नहीं,
रेशो भी है, ठीक है, रेशो का मीनिंग भी है, मतलब तो वो रेशो स्केल्स हो गए। कूल, समझ गए सब? समझिए। तेरे साहिल ही समझा है मुझे तो लग रहा है। नहीं, क्लियर है। आगे बढ़े, थम्स जी। अप, आगे बढ़े, थम्स डाउन या थम्स अप? आगे बढ़ना है तो थम्स अप, नहीं समझ आया तो थम्स डाउन। बोलो, साहिल को ही समझ आया सिर्फ, उसी नहीं का थम्स अप दीदी, आ रहा है। मैंने भी भेजा। चैट खोलनी पड़ेगी यार मेरे को तो। अलीना, सिर्फ अलीना का थम्स अप, साहिल का थम्स अप, बस 2 लोगों को ही समझ आ रहा है आज के लेक्चर में सब। किसी को डाउट है कुछ? सब क्लियर हो गया, आगे बढ़ सकते हैं हम? हाँ जी और जी। कूल। अभी बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की। और ये करना है, ये देखना है क्या? किसी को दिख रहा है? हाँ मेरी जी दिख रहा स्क्रीन विजिबल है? है। हाँ जी हाँ जी। कैटेगरीज आर एक्सक्लूसिव। कैटेगरीज समझते हो? कैटेगरीज आर एक्सक्लूसिव का क्या मतलब है? बताओ कोई, कैटेगरीज आर एक्सक्लूसिव। यार बोलो कोई, चैट पे आ रहे हैं, नो आइडिया। साहिल है ना? तुम लोग तो बताओ। ये इंक्लूसिव मेथड और एक्सक्लूसिव मेथड जो होता है उस बारे में बोल रहे हैं? मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। इसका आइडिया लगाओ कि कैटेगरीज आर इंक्लूसिव में सारे इंक्लूड हो रहे हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशो सब इंक्लूड हो रहे हैं, सब पे टिक करा हुआ है। ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी बोल सकते हो कि सब में है? जो बोलो बोलो। रेशियो स्केल। नहीं। जो चीज सब में वो आई थिंक नंबर है। एक्सक्लूसिव कैटेगरीज, मेजरमेंट। कैटेगरीज आर एक्सक्लूसिव। मेजरमेंट। और एनी मोर रिस्पॉन्सेस? कुछ आइडिया लगाओ यार, एक्सक्लूसिव का क्या मतलब होता है? एक्सक्लूसिव इन नेचर हम जब बोलते हैं, these things are exclusive in nature, ऐसा बोलते नहीं हम लोग? नंबर्स के फॉर्म में, ऑर्डिनल स्केल्स में फॉर्म में हम कैसे, मतलब क्या इन्फर कर सकते हैं इससे कि कैटेगरीज आर इंक्लूसिव? एक्सक्लूसिव, सॉरी। एक्सक्लूसिव यार, मतलब जो कॉमन नहीं, मतलब मैं यूनिक। अगर यूनिक बोल सकते हैं। यूनिक बोल सकता है ना, मैं सेम, मैं अगर जेंडर और मेल में मेल को एक नंबर दे रही हूँ और फीमेल को एक नंबर दे रही हूँ, तो मैं ऐसा तो नहीं मेल को भी 1 दे रही हूँ और फीमेल को भी 1 दे रही हूँ। मैं उनको जो भी नंबर दे रही हूँ वो एक्सक्लूसिव दे रही हूँ, यूनिक दे रही हूँ। ये तो 5-10 दे रही हूँ या 10-15 दे रही हूँ या 1-2 दे रही हूँ। मैं ऐसे तो नहीं बोल रही कि हाँ मेल भी 1 है और फीमेल भी 1 है। तो बेसिकली हम लोग एक्सक्लूसिव, यूनिक, सेम वैल्यू नहीं असाइन कर रहे, सेम नाम नहीं असाइन कर रहे, सेम नंबर नहीं असाइन कर रहे किसी को भी। तो वो तो सब में ही हो रहा है ना, ये चीज तो हम सब में ही कर रहे हैं। कैटेगरीज एक्सक्लूसिव है हमारी, चाहे मैं नॉमिनल स्केल ले लूं चाहे मैं ऑर्डिनल स्केल ले लूं। मैं नहीं बोल रही कि हाँ MS धोनी का भी नंबर 7 है और तेंदुलकर का भी नंबर 7 है, दोनों का अलग अलग है ना।
आया समझ के हाँ नहीं जी हाँ आया? जी, आ गया अब आ गया। आगे आगे। कैटेगरीज कैन बी अरेंज्ड इन ऑर्डर। देखो इन्होंने इस पे क्रॉस लगाया है, नॉमिनल स्केल को हम लोग ऑर्डर में नहीं अरेंज कर सकते, ठीक है। बाकी सब पे उन्होंने टिक लगाया है। ऑर्डर ऑर्डिनल स्केल में भी मैं ऑर्डर में सेट कर सकती हूँ, इंटरवल स्केल में भी मैं ऑर्डर में सेट कर सकती हूँ, रेशियो में भी एडजस्ट कर सकती हूँ। फिर इक्विडिस्टेंट बिटवीन द एडजेसेंट कैटेगरीज। इक्विडिस्टेंट मतलब वही डिफरेंस वाली बात। नॉमिनल स्केल में मैं 1 और 2 को इक्विडिस्टेंस नहीं है मेरे लिए। मैं जेंडर फीमेल मतलब फीमेल को 5 दे देती और मेल को 10 दे देती, तो इक्विडिस्टेंट नहीं रहते वो। ऑर्डिनल भी नहीं है, यही तो हमने डिस्कस किया था कि ऑर्डर है बट उसका डिफरेंस का कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट सेकंड से सेकंड थर्ड से सेम डिस्टेंस पे जीत नहीं रहा है। फिर इंटरवल में होता है इक्वी डिस्टेंस और रेशो में होता है। फिर रियल जीरो, ये सिर्फ किस में होता है? रियल जीरो कौन से स्केल में होता है? सिर्फ रेशियो। बताओ। रेशो में, ठीक है। ये क्लियर है सबको? ये चार्ट टेबल बढ़े आगे यार। हाँ जी हाँ जी। मुझे चैप्टर खत्म करना है तो जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स दो, वरना ऐसे ही लटके रहेंगे हम। बढ़ो आगे। चलो अभी डिस्क्रिप्टिव एंड इंफरेंशियल की बात करते हैं। दिख रहा है ना सबको स्क्रीन पे? इसको एग्जाम्पल से समझाया इन्होंने और अच्छे से ही बताया डिस्क्रिप्टिव और इंफरेंशियल। हमारी बुक में तो बुक से ही पढ़ लेंगे इसको, ठीक है। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स विद एन एग्जांपल, ठीक है। A teacher administers a test on English writing skills of 100 marks to her students. As she receives the scores of the test, she comes to know that the average marks received by the class is 65. She also came to know that 10% of the students needed help with regard to English writing skills. One of her students, Tina, performed very well in the test and obtained score that was better than 85% of the students in her class. From this example, it can be seen that some of the statistical techniques that this teacher used were mean, average, percentage, percentile. These and many other techniques can be categorized in the term descriptive statistics. ठीक है, अभी वो उन्होंने एग्जाम्पल दे दिया, अभी उसकी डेफिनेशन समझो। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मेनली कंप्राइजेज ऑफ डिस्क्रिप्शन, organization of the data. It can be termed as a technique that helps in summarization of prominent characteristics of a distribution. कोई मुझे इस एग्जांपल से समझा सकते हैं कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स किसको बोलना चाहते हैं वो लोग? जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स दो यार, फटाफट। आज हमको चैप्टर खत्म करना है, ये कैसे भी एनी हाउ, चाहे मुझे 7 बजे तक तुम लोगों को बिठाना पड़े आज, तो जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स दो। मुझे जितना पता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वो होती है जिसके अंदर क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन दिया जाता है या फीचर्स को समराइज किया जाता है और न्यूमेरिकल कुछ नहीं होता उसमें, मतलब मैथमेटिकल कुछ नहीं होता। मेरे को इतना पता है। या फिर वो किसी मीनिंगफुल पैटर्न में डिवाइडेड हो। पार्शली करेक्ट। नैना इन्होंने एग्जांपल में बहुत सारा नंबर्स दे रखा है। 65, 100 में 665 आए। टीना परफॉर्म 85% बेटर देन रेस्ट ऑफ द क्लास। तो क्वालिटेटिव वाली चीज तो कैंसिल हो गई। अरे मतलब इसके अंदर सिर्फ कलेक्शन ऑफ, मतलब इसमें मीन, मीडियन, मोड वगैरह यूज होता है बट इसमें कोफिशिएंट और आगे की जो टर्म्स है वो सब यूज नहीं होंगी, वो कह रही हूँ मैं। बड़ा ही कॉम्प्लेक्स कर दिया ना हमारे लिए आपने। अरे मतलब आगे के जो चैप्टर्स है वो कोफिशिएंट वगैरह वाले। अरे इस चीज को समझो बस। मेरे को इतना ही पता है, मैं गलत सही हूँ मुझे ठीक कर दो जो भी है। हाँ हाँ करेंगे, साथ में मिलके करेंगे। साथ में मिलके समझना, यही तो पर्पस है। बेसिकली स्टैटिस्टिक्स के 2 ब्रांचेस होते हैं, एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होता है, एक इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स होता है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का काम क्या है? वो क्या करता है? ऑर्गेनाइज करता है डेटा को, समराइज करता है उसके ऑब्जर्वेशन। अभी समराइज कैसे करेगा ऑब्जर्वेशन? उसको कुछ तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, जो डेटा करा हुआ है उसने इकट्ठा, तभी तो कुछ ऑब्जर्वेशन या निकाल पाएगा ना उस पे।
तो बेसिकली जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होती है ना, वो डेटा को जो हमने कलेक्ट किया हुआ है ना उसको डिस्क्राइब करने में हेल्प करती है हमको, तभी उसको डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं कि जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया है उसको डिस्क्रिप्शन दे रहा है वो। कैसे ऑर्गेनाइज किया, क्लासिफाई किया, ऑर्गेनाइज किया, उससे कुछ भी कैलकुलेशन की और एक उससे कंक्लूजन निकाला या ऑब्जर्वेशन निकाला। ठीक है, अभी मैं जब भी कंक्लूजन या ऑब्जर्वेशन निकाल रही हूँ तो मुझे स्टैटिस्टिकल टूल्स तो यूज करने ही पड़ेंगे, चाहे मैं बार ग्राफ्स यूज करूँ, कुछ डेटा को समराइज करने के लिए मैंने बार ग्राफ्स यूज किए, हिस्टोग्राम्स यूज किए, फिर मैं मीन मीडियन मोड, जैसे इस एग्जांपल में इन्होंने मीन निकाला हुआ है, परसेंटाइल की बात कर रखी है, एवरेज की बात कर रखी है। ठीक है, तो मैं एवरेज क्यों यूज कर रही हूँ, मैंने मीनिंग दिया डेटा को कि अच्छा टीना के नंबर अगर इतने आए 85% ऑफ द स्टूडेंट से वो बेटर है, मैंने डिस्क्राइब करके दिया उस डेटा से कि टीना की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है क्लास में। ठीक है, तो मैंने डेटा को यूज किया, डेटा पे कुछ भी अपना एनालिसिस कैलकुलेशन किया, एवरेज निकाला, परसेंटेज निकाला, परसेंटाइल निकाला, कुछ भी निकाला, और मैंने उसको मीनिंग दिया उस डेटा को, मैंने उस डेटा को डिस्क्राइब करके दिया। मैं अगर एवरेज मार्क्स बोल रही हूँ कि क्लास के 25 है, तो मैं बोल रही हूँ कि हाँ लगभग इतने मार्क्स हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन दिया डेटा को एक। ठीक है, तो उसमें सब आ जाएगा मेरा। मैंने उसको डेटा को कलेक्ट किया, ऑर्गेनाइज किया, उस पर टूल किए, और फिर मैंने अपने ऑब्जर्वेशंस को समराइज किया, तो वो पूरा हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ऑर्गेनाइजिंग एंड समराइजिंग डेटा यूजिंग नंबर्स एंड ग्राफ्स, उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। क्लियर है? हाँ या ना बोलो। क्लियर है। डिस्क्राइब करना है बेसिकली डेटा को। ठीक है, टाइप करना है, ऑर्गेनाइज करना है, और फिर उसके बाद हमें समराइज करना है। हाँ मतलब डिस्क्रिप्शन देनी है कि डेटा का मतलब क्या है। मैं अगर 85% बोल रही हूँ, 6 बोल रही हूँ, 10 बोल रही हूँ, तो उसको मतलब दे रही हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ। क्लियर है? क्लियर है। ठीक है, अभी इसमें इन्होंने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कैन बी कैटेगराइज्ड, इन्होंने बता दिया। ये जो हम सब आगे पढ़ने वाले हैं, जो नैना हमको बता रही थी, वो ही सब है कि स्टैटिस्टिक्स ऑफ लोकेशन होता है, वो कौन सी टेक्निक कवर करता है, सेंट्रल टेंडेंसीज, सेंट्रल टेंडेंसीज में क्या क्या आता है, मीन मीडियन मोड, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर वो बोल रहे हैं कि डिस्पर्शन के बेसिस पे भी होता है। डिस्पर्शन वाले टेक्निक्स कौन सी होती है हमारी, स्टैंडर्ड डेविएशन, एवरेज डेविएशन, वेरिएंस, ये सब। फिर उसने बोला अच्छा कोरिलेशन वाला जो भी तुम काम धंधा कर रहे हो ना, वो भी डिस्क्रिप्टिव का ही पार्ट है। तो कोरिलेशन टाइप्स हम कैंडल्स, रैंक कोरिलेशन, ये सब चीजें। तो वो बोल रहा है बेटा ये जो सब सब कर रहे हो ना, ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, चाहे मैं उसको लोकेशन के बेसिस पे करूँ, चाहे मैं उसको डिस्पर्शन के बेसिस पे करूँ, चाहे कोरिलेशन के बेसिस पे करूँ। अब मैं ये तीनों चीजों को यूज करके कर तो डेटा को डिस्क्राइब ही रही हूँ ना, कि अच्छा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ये पर्टिकुलर नंबर इतनी बार उसकी फ्रीक्वेंसी आ रही होगी, इतनी बार वो रिपीट हो रहा होगा मीन मीडियन मोड में। तो मैं बेसिकली डेटा को डिस्क्राइब कर रहा हूँ और डेटा को यूज करके अपने ऑब्जर्वेशंस को समराइज कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ ये ना बढ़े आगे। कूल। अभी इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या है? इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स बोलता है कि बेटा मैं तो इन्फरेंसेस निकालूंगा पॉपुलेशन के को लेके। ठीक है, अब मैं कैसे भी निकालूंगा, मेरे को पॉपुलेशन के पैरामीटर्स को बताना है, मेरे को इन्फरेंसेस निकालने हैं अबाउट पॉपुलेशन। तो जिस भी मैं पॉपुलेशन के लिए जो भी काम धंधा करूंगी, वो सारा आ जाएगा इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में। Anisha, हाँ हाँ, inferential is basically limitation, right? inference is basically, if I say inferential is मतलब इन्फ्रेंस निकालना किसी चीज का, मतलब किसी चीज का मतलब निकालना, उससे तुम क्या इंटरप्रेट करते हो। Okay, okay. हाँ, क्या समझते हो उस चीज से, इन्फर क्या कर रहे हो आप, समझ क्या रहे हो। आपने कुछ भी कर दिया कैलकुलेशन, डेटा निकाल दिया, बट आप उससे समझ क्या रहे हो, उस डेटा से इन्फ्रेंस क्या निकाल रहे हो आप उससे। समझना बेसिकली, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, मतलब उससे आपने क्या इन्फर किया, मतलब क्या समझा। ठीक है, हाँ सुनाए ना अभी। Yeah. कूल, ठीक है। तो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स बोल रहा है कि भैया मैं तो पॉपुलेशन के लिए इन्फरेंसेस निकालूंगा और पॉपुलेशन के लिए कंक्लूजन निकालूंगा। वो सब जो भी पॉपुलेशन के लिए काम धंधा होगा वो सारा आ जाएगा इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है, इसमें टी टेस्ट आता है, नोवा आता है, ये सब जो स्टैटिस्टिकल टूल्स पॉपुलेशन के लिए हम यूज करते हैं वो सब इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आते हैं।
ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? पॉपुलेशन के लिए अगर इन्फ्रेंसेस निकाल रही हूँ तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की बात करूंगी। अगर मैं सिर्फ डेटा को उठा के उसको ऑर्गेनाइज, समराइज और उसको समझ रही हूँ, वो डिस्क्रिप्टिव में आ जाएगा। ठीक है, मतलब इन्फ्लुएंशियल देखा जाए तो ज्यादा बड़ा है यस यस, इट्स द बिगर सर्कल, आप कॉन्सेप्ट। बोल सकते हो। ठीक है, ओके। उसमें हो सकता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स जब कर रहे हो, पॉपुलेशन के लिए कुछ भी इन्फ्रेंस निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको डिस्क्रिप्टिव की भी यूज करनी पड़ेगी। वो तो करनी ही पड़ेंगे ऑब्वियसली। हाँ, जब मैं पॉपुलेशन की बात करूंगी, पॉपुलेशन के लिए मुझे इन्फ्रेंसेस निकालने हैं, वो बिगर कैटेगरी में आता है, दैट इज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से यही है। अगर किसी और के डिफरेंट व्यू पॉइंट से इस चीज को लेके प्लीज शेयर करो, हमारी भी नॉलेज बढ़ेगी। मैंने एक्चुअली पहले फिर उल्टा बोल दिया था। मैंने मैं मीन मीडियन मोड वगैरह ये सारी चीजें इन्फ्लुएंशियल में डाल दी थी। मैं ओके उल्टा ओके, सोच रही थी। ठीक आई है। कंफ्यूज्ड इन इट। चलो मैं एक एग्जांपल देती हूँ दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए थोड़ा सा। ठीक है, मेरे को मेरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का कॉफी पीते हैं या नहीं पीते हैं, डू दे ड्रिंक कॉफी और नॉट, वो उस पे एनालिसिस करना है, उस पे रिसर्च करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, बैठ के मैंने अपना डेटाबेस मंगवाया यूनिवर्सिटी के एलुमनाइज का और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का जो अभी करंट ईयर में। तो कुछ 1 लाख स्टूडेंट्स को मैंने ईमेल डाल दिया कि मेरे को रिस्पॉन्स बताओ, डू यू ड्रिंक कॉफी और नॉट, यस और नो में रिस्पॉन्स बताओ। अब मैंने किए 1 लाख ईमेल्स। ठीक है, 1 लाख बच्चों को या एलुमनाई को, जो भी जिनको अप्रोच किया। ठीक है, उसमें से मुझे रिस्पॉन्ड किया सिर्फ 5000 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, मतलब मेरे ईमेल को। ठीक है, और 5000 ईमेल्स में से मुझे सिर्फ 73% लोगों ने बोला कि हाँ हम कॉफी पीते हैं। उन्होंने 73% लोगों, 73% ऑफ 5000 स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझे रिस्पॉन्ड किया था, उन्होंने बोला यस वी डू ड्रिंक कॉफी। ठीक है, ये केस समझ आ गया सबको, क्या दोबारा केस है? बताइए फिर। मैंने ईमेल किया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को, 1 लाख स्टूडेंट्स को ऑफ यूनिवर्सिटी मैंने ईमेल डाला कि प्लीज पोल इन योर आंसर वेदर यू ड्रिंक कॉफी और नॉट विद यस और नो। ठीक है, अभी लाख बच्चों ने मुझे रिप्लाई नहीं किया, मेरे को रिप्लाई किया सिर्फ 5000 बच्चों ने। अभी 5000 बच्चों में से मेरे को सिर्फ 73% लोगों ने बोला यस, बाकी 27% ने बोला नो वी डोंट ड्रिंक कॉफी। इतना समझ आया? ये केस समझ आया क्या बोल रही हूँ मैं? हाँ जी। कूल। तो इसमें मेरी पॉपुलेशन क्या होगी ये बताओ? 1 लाख 1 लाख, ग्रेट। सैंपल क्या होगा? 7,000 5000। even sorry 5000 बच्चों ने मुझे रिस्पॉन्ड किया, तो मेरे पास 5000 बच्चों का ही डेटा आया। तो जिसका डेटा आया मेरे पास उसको मैं सैंपल बोलती हूँ, है ना? अभी 73% क्या हुआ ये बताओ? पैरामीटर हुआ या स्टैटिस्टिक हुआ? पैरा Statistic. स्टैटिस्टिक हुआ। स्टैटिस्टिक हुआ। पैरामीटर तो आई थिंक वो 5000 हो गए ना। हाँ हाँ, नहीं, पॉपुलेशन का कुछ भी डिफाइन करूंगी तो वो पैरामीटर होता है, स्टैटिस्टिक सैंपल का होता है। तो 5000 बच्चों में से ही मेरे को बोला कि हाँ 73% यस है, तो जो 73% हो गया वो मेरा स्टैटिस्टिक हो गया, क्योंकि वो मेरे सैंपल है जो 5000 बच्चों का ही वो है वो। ठीक है, सैंपल का ही वो ऑब्जर्वेशन है मेरा कि हाँ 73% लोग पढ़ते हैं, ड्रिंक करते हैं कॉफी, तो वो स्टैटिस्टिक हो गया। ठीक है, अभी मेरे को ये 5000 जो बच्चों का रिस्पॉन्स आया है यस के बेसिस पे, तो मैं इसको यूज करके, ये वाला सैंपल डेटा को यूज करके पॉपुलेशन के लिए कुछ कैलकुलेट कर सकती हूँ या एक्स्ट्रापोलेट कर सकती हूँ इस डेटा को, वो 1 लाख बच्चों के लिए कर सकती हूँ किसी भी तरीके से। बट मैं कुछ करके पॉपुलेशन का आइडिया लगा सकती हूँ कि हाँ अच्छा 5000 में 73% लोग पी रहे हैं, तो सब फैक्टर्स को इंक्लूड करके 1 लाख बच्चे में से कितने लोग पी रहे होंगे कॉफी को, कुछ आइडिया लगा सकती हूँ क्या? हाँ जी। बिल्कुल। तो जब मैं वो 1 लाख लोगों के लिए जो भी कर रही होंगी कंक्लूजन बनाने के लिए कि वो कितने कॉफी पीते हैं नहीं पीते हैं, उनकी ड्रिंकिंग हैबिट्स कैसे कॉफी को लेके, तो वो सब हो जाएगा इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स।
डिस्क्रिप्टिव में क्या आया, वो जो मैं जो 5000 लोगों के लिए कुछ काम कर रही थी, डिस्क्राइब कर रही थी, 73% आया, ये आया, वो आया, ठीक है, समझे? जो डेटा को मैंने आया मेरे पास, उसको ऑर्गेनाइज किया, समराइज किया, उसको मैं बोलूंगी डिस्क्रिप्टिव। जो मैंने इन कंक्लूजन निकाला वो 1 लाख लोगों के लिए कि वो कॉफी पीते हैं कि नहीं, वो जाएगा इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। हाँ ये ना, Yes. कूल। सिर्फ साहिल को ही समझ आ रहा है आज। यार दीदी मुझे भी आ रहा है, ऐसे मत करो। किसी को डाउट है अभी तक डिफरेंशियल और इन्फ्रेंशियल में क्या फर्क है? नो डाउट। Inferential, its purpose is to draw a conclusion about conditions that exist in a population from the study of a sample. ठीक है, पॉपुलेशन के पैरामीटर्स को कैलकुलेट करने के लिए या पॉपुलेशन में क्या घचड़ पचड़ हो रही है, वो सबके लिए मैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स यूज कर रही हूँ। ठीक है, इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है, पढ़ लेना, मैंने समझा दिया, वही सेम चीज ही होगी इसमें। ठीक है, inferential statistics refers to the mathematical methods based on probability theory and helps in reasoning inferring the characteristic features of sample drawn from the larger population. बस तुम इसको याद रखो, लार्जर पॉपुलेशन। जब हम पॉपुलेशन के लिए बात कर रहे हैं तब हम इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। अभी इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स मेरे को पॉपुलेशन के लिए जो जो भी हिसाब किताब निकालना है वो भी आगे दो तरह की होती है। ठीक है, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स मैं दो तरीके से कर सकती हूँ। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के आगे दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एस्टिमेशन, एक होता है हाइपोथेसिस। ठीक है, इसके दो ब्रांचेस हैं आगे इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के। मैं कैसे किस तरीके से पॉपुलेशन के बारे में कह सकती हूँ, उसके दो तरीके हैं। ठीक है, एस्टिमेशन बता दो क्या होता है यार, किसी को आइडिया है व्हाट इज एस्टिमेशन? एस्टिमेशन बेसिकली एक वो स्टेटमेंट होगी जो एक्चुअल ट्रू स्टेटमेंट जो उसके थोड़ा नियर हो। लगभग मैंने आइडिया लगाया, एस्टिमेट किया, लगभग जजमेंट दिया एक। कमेंट बॉक्स में अश्विन ने लिखा है अप्रॉक्स वैल्यू। यस, लगभग है ना, कुछ भी मैंने आइडिया लगाया है, कुछ भी मैंने जजमेंट लगाई, उसको बोलते हैं एस्टिमेशन। ठीक है, a process in which we obtain the values of the unknown population parameters with the help of sample data. ठीक है, एक प्रोसेस है जिस मतलब एस्टिमेशन, ऑब्वियसली वी ऑल अंडरस्टैंड एस्टिमेशन कुछ होता है, बट हाँ स्टैटिस्टिक्स के टर्म्स में अगर हम एस्टिमेशन की बात करें तो बेसिकली एक प्रोसेस है जिसको यूज कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को पॉपुलेशन के बारे में कुछ बताना है, पॉपुलेशन की वैल्यूज या पैरामीटर्स के बारे में कुछ कहना है, तो मैं एस्टिमेशन यूज कर रही हूँ। ठीक है, इतना क्लियर है कि एस्टिमेशन क्या होता है? क्लियर है। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल में यूज किया था कॉफी ड्रिंकर्स के लिए, राइट, 5000 के सैंपल थे yes, 1 लाख की पॉपुलेशन के लिए। हाँ वो मैं एस्टिमेशन कर सकती हूँ कि 1 लाख वाले की हैबिट्स क्या होंगी कॉफी को लेके। ठीक है, as we know from the explanation of inferential statistics that inferences are drawn from the sample that is representative of a population. These inferences can be generalized to the whole population. ठीक है, these inferences the researcher will make an estimation that needs to be close to the actual or true population of the value. जैसे उस किसी ने कमेंट में बोला था, I forgot the name, कि कुछ तो बोला था ना, what Naina was saying, that was correct, अश्विन ने बोला approximate था value, अप्रॉक्सीमेट। राइट। तो वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताता है, क्लोज टू एक्चुअल बताता है। ठीक है, पॉपुलेशन के बारे में ऐसे एकदम एग्जैक्ट नहीं बोल देगा, ये तो हमने लिमिटेशन पढ़ी थी ना स्टैटिस्टिक्स की, एकदम एग्जैक्टली नहीं बता सकता चीजें हमको। ठीक है, फिर आगे आते हैं कि एस्टिमेशन भी आगे दो तरीके टाइप्स के होते हैं, एक होता है पॉइंट एस्टिमेशन, एक होता है इंटरवल एस्टिमेशन। पॉइंट एस्टिमेशन क्या होता है कि जब मैं पॉपुलेशन के बारे में कुछ कह रही हूँ पर एक ही सिंगल वैल्यू दे रही हूँ उसको डिस्क्राइब करने के लिए पॉपुलेशन को, या पॉपुलेशन का पैरामीटर का आंसर जो मैंने एक्सट्रापोलेट किया या एस्टिमेट किया वो सिंगल वैल्यू में दे रही हूँ, दैट इज पॉइंट एस्टिमेशन। ठीक है, अगर मैं कोई इंटरवल दे देती हूँ, हाँ कि पॉपुलेशन की जो वैल्यू होगी ना वो इतने से इतने में लाई कर रही होगी, एक रेंज दे दी मैंने, एक इंटरवल दे दिया, तो उसको मैं बोलूंगी इंटरवल एस्टिमेशन। जैसे इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है, सॉरी, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है
An interval estimate is an interval or two numbers within which the population parameter could lie. Thus, for population mu, the interval estimate will be between the A to and B. जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया कि हाँ 45 और 47 के बीच में लाई कर रही होगी वैल्यू, जो भी पॉपुलेशन का हिसाब किताब आपने निकाला है. अगर मैंने सैंपल का कुछ एवरेज वेट निकाला, उससे मैं एस्टिमेट कर रही हूँ पॉपुलेशन का, किसी भी फॉर्मूला से, किसी भी तरीके से पॉपुलेशन का एवरेज वेट दे रही हूँ, तो मैं वो दो तरीके से दे सकती हूँ. मैं बोल सकती हूँ अच्छा पॉपुलेशन का एवरेज वेट तो बेटा 46 ही है, एक ही सिंगल वैल्यू दे रही हूँ. और कोई और रिसर्चर बोले नहीं बेटा 46 नहीं है, 45 से 47 के बीच में लाई कर रहा है, तो वो हो गया इंटरवल एस्टिमेशन. ठीक है, ये तो नाम से ही क्लियर हो रहा है ना. बढ़े आगे गाइस. ठीक है, अभी बातें होती हैं दो चीजों की. किसी को आइडिया है व्हाट इज अल्फा? अल्फा क्या होता है? Alpha. हम्म. That's like the main or the most powerful, the most Yeah. important. Yeah, Sunaina is right in her context, but मैं statistics के point of view से पूछ रही हूँ. Anybody idea who has what is alpha? Sunaina, you are correct, but here we are talking about statistics. Level of significance सुना है किसी ने? Level of significance, ये टर्म पढ़ा होगा, हमारी बुक में ही है और आगे आने वाला है. किसी को आइडिया है व्हाट इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस? ठीक है, चलो कोई बात नहीं. मैं ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एक साथ बताऊंगी जब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आएगा. ठीक है, दोनों इंटर रिलेटेड है, दोनों कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, तो एक साथ बताऊंगी, आगे आएगा. क्लियर? बढ़े आगे. While estimations are made, there could be fluctuations, and these could be due to varied reasons, including change factors और sampling error. Sampling error और ये सब होने की वजह से ही हमको एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस डिफाइन करना पड़ता है, एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिफाइन करना पड़ता है, क्योंकि हमको पता है कि हमारा सैम्पलिंग एरर हो सकता है, हमको पता है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है. ठीक है, रिसर्च करते वक्त. हाँ है ना? Yes. ये पूरा पार्ट तुम्हें अभी क्लियर हो जाएगा जब मैं हाइपोथेसिस कराऊंगी, ये वाली पूरी चीज. ठीक है, तो अभी इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो, इतनी बस 5 मिनट के लिए, फिर मैं वापस आऊंगी इस चीज पे. ठीक है, अभी जो फ्लक्चुएशंस की बात कर रहे हैं, फ्लक्चुएशन मतलब जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, जो चेंज हो रही है वैल्यू, एकदम सही से पूरा आप पक्के तरीके से नहीं बता पा रहे हो ना जो पॉपुलेशन के बारे में एक वैल्यू पर्टिकुलर, तो जो एज अ रिजल्ट ऑफ सैम्पलिंग एरर that occur when the sample selected by the researcher is not representative of the population being studied. वो यही बोल रहा है कि आपका सैम्पलिंग एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने सैंपल ही सही से नहीं सिलेक्ट किया. ठीक है, या तो आपने जो सैंपल सिलेक्ट किया उसमें सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है ही नहीं पॉपुलेशन की, तो भी हमारे सैम्पलिंग एरर आ सकते हैं. फिर उन्होंने बोला सैम्पलिंग एरर्स कैन बी अवॉइडेड by being careful while selecting a sample and also by having a large sample. Large sample क्यों होना चाहिए वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. ठीक है, अभी दूसरे पार्ट की बात करते हैं. ये तो हो गया एस्टिमेशन, जिसमें हमें को पॉइंट एस्टिमेशन समझना है क्या होता है और इंटरवल एस्टिमेशन समझना है क्या होता है. वो डिफरेंसेस हम दोनों ने समझ लिए. ये क्लियर है? हाँ या ना बोलो गाइस, बोलो. Yes. अभी हाइपोथेसिस की बात करते हैं. हाइपोथेसिस डिस्कस किया था, अभी मुझे फटाफट बता दो हाइपोथेसिस क्या होता है. लास्ट टाइम में हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था. एक टेंटेटिव स्टेटमेंट जो हम इन्वेस्टिगेशन से पहले बनाते हैं. बेसिकली हाइपोथेसिस क्या है? एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड एविडेंस, बट देयर इज नो साइंटिफिक प्रूफ टू द स्टेटमेंट. ये अग्री करते हैं सब लोग जो लास्ट टाइम थे, उनको आइडिया होगा थोड़ा कि हम लोग कुछ तो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं किसी फिनोमिना को डिस्क्राइब करने के लिए, अपने नॉलेज के हिसाब से या अपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से एक टेंटेटिव सी स्टेटमेंट दे रहे हैं, बट उसका कोई प्रूफ नहीं है मेरे पास कि वो सही है या गलत है. ठीक है, टेंटेटिव सी स्टेटमेंट है, लिमिटेड एविडेंस है मेरे पास, तो वो साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, उसको बोलते हैं हाइपोथेसिस. ठीक है, हाँ या ना? Yes.
Thank you for your response. One of the significant aspects of research in hypothesis testing, hypothesis is a tentative statement that is investigated during the process of research. अभी research में बहुत ज़्यादा use करते हैं hypothesis को. Hypothesis pertains to certain phenomena and is based on a theory. थ्योरी क्यों बोल रही हूँ कि हाँ मैंने कुछ तो पढ़ा कहीं पे, उसके बेसिस पे मैंने कुछ अपनी नॉलेज बनाई जो कि लिमिटेड सी है, और कहीं से पढ़ पुढ़ के कहीं से देख दुख के मैंने अपनी हाइपोथेसिस निकाल ली, एक टेंटेटिव सी स्टेटमेंट दे दी जिसको मैं रिसर्च में आगे आगे जाके प्रूफ या डिसअप्रूव करना चाहती हूँ. ठीक है, तभी वो बोल रहा है इज बेस्ड ऑन अ थ्योरी, उसका कोई प्रूफ नहीं है. Data is then collected by the researcher in order to validate the hypothesis. अभी उसने बना तो दी हाइपोथेसिस, अब उसको प्रूव या डिसअप्रूव तो करना पड़ेगा उस स्टेटमेंट को, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा. Thus the hypothesis is rejected or accepted by a researcher based on the results obtained. अब जो भी रिजल्ट्स के आउटकम होंगे उसके बेसिस पे वो बताएगा कि बेटा आपने सही सोचा था या आपने गलत सोचा था, है ना. Hypothesis testing is also referred to as a process involving statistical decision making with regard to population value that is based on the sample value. यही तो हमने पढ़ा था इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में. हाइपोथेसिस टेस्टिंग तो पार्ट है ना इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का, उसका एक टाइप है. वही ये बोल रहा है कि मैं स्टैटिस्टिकल डिसीजंस या मैं स्टैटिस्टिकल टूल्स को यूज करूंगा पॉपुलेशन की वैल्यू निकालने के लिए. क्यों, कैसे, सैंपल की वैल्यूज से. ठीक है, अभी बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस की. दो टाइप्स की हाइपोथेसिस हम लोग मेनली यूज करते हैं रिसर्च में. बहुत तरह के हाइपोथेसिस होते हैं बट हमारा रिसर्च जो शुरू होती है वो ये दो से शुरू होती है. ठीक है, एक होता है नल हाइपोथेसिस, एक होता है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. कोई हेल्प कर सकता है, कोई समझा सकता है व्हाट इज नल हाइपोथेसिस, व्हाट इज ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस सबको समझ आ गया. नल हाइपोथेसिस क्या होता है आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से. नल, चलो मैं एग्जांपल देती हूँ. ठीक है, मैं गई हिमाचल घूमने, कोई तो चैट में कुछ रिप्लाई कर रहा है, जीरो डिफरेंस, ग्रेट. दो पैरामीटर्स या दो वेरिएबल्स के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, उसको नल हाइपोथेसिस भी बोलते हैं. चलो एग्जांपल से समझते हैं. मैं गई घूमने हिमाचल, ठीक है, मैंने देखा अपने आसपास बहुत सारे एप्पल के पेड़, तो मैंने ऑब्जर्वेशन बना लिया अरे हिमाचल में तो एप्पल बहुत ज्यादा ग्रो होते हैं. तो मैं आई, भाई भैया हिमाचल में तो बहुत ज्यादा एप्पल ग्रो होते हैं, तो मतलब हिमाचल में ही सबसे ज्यादा एप्पल ग्रो होते हैं. ठीक है, मैंने अपनी एक ऑब्जर्वेशन बना ली उस चीज के बारे में, लिमिटेड एविडेंस, मुझे नहीं पता बाकी स्टेट्स में क्या हो रहा है, एप्पल उग भी रहे हैं नहीं उग रहे हैं, मुझे कोई नॉलेज नहीं है. मेरे पास लिमिटेड एविडेंस है कि हाँ हिमाचल में उग रहे हैं, मेरे को उसको टेस्ट करना है. ठीक है, तो मैंने हाइपोथेसिस बनाई आके कि हिमाचल में एप्पल्स ज्यादा ग्रो होते हैं. ठीक है, तो ये होगा, इसको बोलेंगे ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जो मैं खुद से बना रही हूँ, अपने लिए बना रही हूँ, अपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बना रही हूँ. ठीक है, ये हो गया ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. अभी नल हाइपोथेसिस क्या होता है. नल हाइपोथेसिस डिराइव होता है नल मतलब जीरो. जब मैं अगर बोल दूं कि अच्छा हिमाचल और एप्पल्स का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं कि हिमाचल में ज्यादा ग्रो हो रहे हैं एप्पल्स, उन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, एप्पल्स और हिमाचल कोई वो नहीं है, मतलब नहीं है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि हिमाचल में ज्यादा ग्रो हो रहे हैं. मैं नलीफाई कर रही हूँ उसको, मैं मान नहीं रही हूँ कि कोई रिलेशन है एप्पल्स और हिमाचल का आपस में. तो वो होता है नल हाइपोथेसिस. तो जब ज्यादातर हम रिसर्च शुरू करते हैं ना, ठीक है, वो हम लोग शुरू करते हैं नल हाइपोथेसिस से. नल हाइपोथेसिस क्यों यूज करते हैं. अभी नल का मतलब था जीरो, कि कोई मतलब नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है उन दोनों का आपस में, दो वेरिएबल्स का आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है, मैं मान ही नहीं रही हूँ कोई रिश्ता है उनका आपस में. ठीक है, उसको बोलते हैं नल हाइपोथेसिस. अब जो नल हाइपोथेसिस होते हैं ना, उसको एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना इजी होता है. क्यों, अब मैं बोलूं ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में कि कुछ तो रिलेशन है हिमाचल और एप्पल्स का, बट क्या रिलेशन है, ज्यादा कम, गुड बैड, अच्छा बुरा, कैसे तरह का रिश्ता है उनका आपस में, वो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में आ रहा है ना.
कैसे तरह का रिलेशन, कम ज्यादा, पॉजिटिव नेगेटिव, उसको डिफाइन करने में मेरे को ज्यादा मेहनत लगी। तो मैं तो रास्ता इजी करती हूँ अपना। मैं तो पहले ये प्रूव कर देती हूँ कि हाँ हिमाचल और एप्पल्स का कुछ तो कनेक्शन है। कुछ कनेक्शन क्या है वो मुझे मतलब नहीं है, बट कुछ तो है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगी कि जो मैंने नल हाइपोथेसिस बनाया है, जो मैंने ये नल हाइपोथेसिस लिखा है कि हाँ देयर इज नो रिलेशन और कनेक्शन ऑफ एप्पल्स विद हिमाचल, इसको मेरे को कैसे भी करके इसको डिसअप्रूव करना है या रिजेक्ट करना है। तो ही मेरी जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मैंने जो बना के रखी हुई है अपने हिसाब से, अपने मन के हिसाब से, जिसको मैं प्रूव करना चाहती हूँ, वो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगी कि कुछ तो रिलेशन है। बाद में देखेंगे धंधा क्या करना है, उसको क्या रिलेशन निकालना है, कैसे रिलेशन निकालना है। ठीक है, पहला तो है कि मेरे को ये प्रूफ करना है कैसे भी समहाउ कि कुछ तो रिलेशन है। तो नल हाइपोथेसिस से मोस्टली रिसर्च शुरू होती है हमारी, क्योंकि उसको एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना इजी होता है। ये समझ आया कि सबको कि नहीं, कंफ्यूजन हुआ? दीदी एक बार दोबारा समझा दोगे नल हाइपोथेसिस? नल हाइपोथेसिस सिंपल लेमैन भाषा में बोलूं कि दो वेरिएबल्स के बाद बीच में कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नाता है ही नहीं। नो कनेक्शन, नो रिलेशन, नो डिफरेंस। ठीक है, रिलेटेड ही नहीं है आपस में। अगर मैं बोलूं कि सनलाइट और प्लांट्स की ग्रोथ के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है, सनलाइट हो नहीं हो प्लांट की ग्रोथ का मतलब ही नहीं है उससे कोई, तो हो जाएगा नल। नो रिलेशन, नो अफेक्ट ही नहीं कर रहा वो पैरामीटर, वो वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को। जीरो रिलेशन। ठीक है, नील जिसको हम बोलते हैं, वो होती है नल हाइपोथेसिस। अगर मैं बोलूं, चलो चलो मान लो कि मैं बोल रही हूँ कॉफी ज्यादा पीने से नींद कम आती है, तो ये नल हाइपोथेसिस होगा या ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा? जो भी तुम्हें अभी तक समझ आया उसके हिसाब से जवाब दो। हाँ, ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव, क्योंकि मैं कुछ तो रिश्ता नाता बता रही हूँ ना कि हाँ कॉफी ज्यादा पियोगे तो स्लीप कम होगी, तो मैंने तो रिश्ता नाता बता दिया उन दोनों का। नल में तो नहीं बताना होता है रिश्ता, उनका कोई रिलेशन नहीं बताना होता है। कॉफी और स्लीप का कोई रिश्ता ही नहीं है। मैं सीधा स्टेटमेंट दे दूंगी कि कॉफी हैज नो रिलेशन और नो कनेक्शन, और कॉफी डज नॉट अफेक्ट आवर स्लीपिंग आवर्स। कॉफी हैज नो इफेक्ट ऑन माई स्लीपिंग आवर्स। मैं मान ही नहीं रही हूँ कोई रिश्ता नाता है उनका, वो हो जाएगा नल हाइपोथेसिस। जीरो कनेक्शन, नो डिफरेंस। मैं कॉफी पीऊं नहीं पीऊं कोई डिफरेंस ही नहीं है मेरी नींद पे, देयर इज नो डिफरेंस। ठीक है, नैना क्लियर हुआ? ये कोई और एग्जांपल दूं? नहीं, मेरे को ये हाइपोथेसिस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पल्ले ही नहीं पड़ रहा, वो शुरुआत से ही नहीं पड़ा। ओके, चलो बुक से साथ साथ पढ़ते हैं, फिर मैं समझाती जाती हूँ। ठीक है, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। वंस अ रिसर्चर सबके पास टाइम है ना? किसी को जाने की जल्दी तो नहीं है ना? खत्म कर दें आज ये चैप्टर, कि है जल्दी खत्म करनी है क्लास? ये अरे लास्ट टॉपिक ही है ना, हाँ, ये लास्ट टॉपिक है हाइपोथेसिस तो फिर टेस्टिंग। यही कर लो ना फिर। ठीक है, एवरीबॉडी विद अस, शैल वी फिनिश दिस टॉपिक टुडे, दिस चैप्टर? Yes. ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू फॉर योर टाइम गाइस। चलो हम लोग बात करते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्लियर हो गया ना? है ना, क्या होता है हाँ जी, हाइपोथेसिस का मतलब? तो क्लियर हो गया ना? हाँ जी, हाँ जी। Yes. ग्रेट। चलो अभी हम बोलना चाहते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस अकॉर्डिंग टू आवर बुक। ठीक है, नल हाइपोथेसिस समझते हैं। Once a researcher finalizes his or her research topic and variables after reviewing literature, ये हमने पढ़ा था कि सबसे पहले रिसर्च टॉपिक डिफाइन होता है, याद है? स्टैटिस्टिकल रिसर्च में स्टेप्स पढ़े थे, याद है ना? हाँ जी, हाँ जी। रिसर्च टॉपिक डिफाइन होता है, फिर वेरिएबल्स जो भी हमने लिटरेचर में रिव्यू किए, मेरे को बताना तो पड़ेगा ना कौन से दो चीजों के बीच में मुझे रिलेशनशिप ढूंढना है ना? he or she will formulate hypothesis based on the problem statement। ये हमने थर्ड स्टेप पढ़ा था कि हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन करना पड़ता है रिसर्च में। तुमने अपना रिसर्च टॉपिक डिसाइड कर लिया, तुमने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे कौन से वेरिएबल्स पे वर्क करना है,
अभी मैं हाइपोथेसिस बनाऊंगी, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट बनाऊंगी, एक खुद से एक जवाब दूंगी उस प्रॉब्लम को बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है। इन अ रिसर्च अटेम्प्ट्स आर मेड बाय द रिसर्चर टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या होता है ये समझो। नल हाइपोथेसिस इज आल्सो रेफर्ड टू एज हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस। null hypothesis implies there is no difference between the two groups। मतलब मैं कॉफी और स्लीप की अगर बात कर रही हूँ तो उनका कोई रिलेशन नहीं है, कोई डिफरेंस ही नहीं है। मैं सनलाइट ज्यादा आए कम आए प्लांट की ग्रोथ से उसका कोई मतलब नहीं है, कोई डिफरेंस ही नहीं है वो दो वेरिएबल्स का, सनलाइट का प्लांट की ग्रोथ से। जैसे हमने एग्जांपल्स पढ़े थे, वाटर दूं मैं प्लांट को या नहीं दूं, उसके हाइट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, कोई डिफरेंस ही नहीं है मैं पानी दूं या ना दूं, ठीक है, जीरो डिफरेंस इफेक्ट क्यों है। नहीं आएगा मतलब? मैं ऐसा मान रही हूँ, ऐसा मेरा हाइपोथेसिस अच्छा है, अच्छा। तभी तो उसको हाइपोथेसिस बोल रहे हैं ना, कि मेरा हम्म। मानना है, मैं मान रही हूँ ऐसा। मैं बुद्धू इंसान हूँ, मैंने पढ़ा ही नहीं बायोलॉजी, पर मैं रिसर्च करने चल रही हूँ कि मेरे को पानी का इफेक्ट देखना है प्लांट की ग्रोथ पे। मैंने नहीं पढ़ी बायोलॉजी, मेरे को पता नहीं है क्या हो रखा है, मैंने स्टेप 2 मिस कर दिया। जैसे हमारी बुक में स्टेप 2 मिस कर दिया ना, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, तो मैंने मिस कर दिया, मैंने नहीं पढ़ा कि पानी और उसका क्या इफेक्ट होता है। तो मैं बुद्धू इंसान ने ये बनाया कि उनका कोई डिफरेंस ही नहीं होता है, क्योंकि उसको प्रूव करना मेरे लिए ज्यादा इजी है, या एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना ज्यादा इजी है, रादर देन मैं बैठूं रिसर्च करूं डेटा कलेक्ट करूं और फिर बताऊं कि अच्छा भैया ज्यादा पानी दूंगी तो ज्यादा हाइट बढ़ेगी, कम पानी दूंगी तो कम करूंगी, कम हाइट ग्रो होगी। तो इस झंझट में मेरे को पढ़ना ही नहीं है कम ज्यादा की। पहले रिसर्चर बोल रहा है कि बेटा मेरा पॉइंट प्रूव कर देता हूँ मैं कि हाँ कुछ तो रिलेशन है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो उसको प्रूव करने के लिए वो यूज करता है नल हाइपोथेसिस का। नल हाइपोथेसिस बोलता है कि कोई रिलेशन ही नहीं है। अब मैं इस नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करवा दूं किसी भी तरीके से, है ना, कि नल हाइपोथेसिस बोलता है इन दोनों का कोई रिलेशन ही नहीं है, उसको रिजेक्ट करवा दूं, तो मेरी जो मेरी खुद की हाइपोथेसिस है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाएगी ना, कि हाँ कुछ तो रिलेशन है, यही तो रिसर्चर बोल रहा था, वाह क्या इन्वेंशन निकाली है, कि कुछ तो रिलेशन है, क्या है वो नहीं, वो छोड़ो। तो नल हाइपोथेसिस मतलब जो बोल रहा है, वो जो टेंटेटिव स्टेटमेंट जो बुद्धू इंसान ने बनाई कि हाँ कोई रिलेशन नहीं है, उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करवाने का रिसर्चर का एम रहता है सबसे पहले, ठीक है। वो रिजेक्ट करवाने के मुद्दे से ही चलता है कि अगर मेरे को अपना ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को वो करवाना है तो मैं कैसे भी पहले नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करवा दूं। मतलब वो जानबूझ के गलत स्टेटमेंट को हाइपोथेसिस बनाता है। हाँ क्योंकि उसको इजी है ना उसको रिजेक्ट करवाना, रादर देन रिसर्च पेपर निकालना कि हाँ प्लांट की इतना पानी दोगे तो इतनी हाइट बढ़ेगी, 10 लीटर पानी दोगे तो इतनी हाइट बढ़ेगी, 20 लीटर पानी दोगे तो इतनी हाइट बढ़ेगी। वो उसके लिए बहुत एक्सटेंसिव प्रोसीजर है, उसको बहुत मेहनत लगेगी वो डेटा निकालने में, फिर जाके उसकी कोई उसको वो फाइल कर पाएगा इस रिलेशन के लिए, है ना। वो सबसे पहले काम क्या करता है, बेटा तुम मान लो कैसे भी करके लोगों को बता दो समझा दो कि पानी का कुछ तो रिश्ता है, तो मैं उसके बाद स्टेप वो पूरा प्रोसीजर खत्म होने के बाद देखूंगा। तो नल हाइपोथेसिस इजी होती है उसके लिए, तभी वो उसको यूज करता है, बस कन्वीनियंस देख रहा है अभी वो। ये यार ये हम रिसर्च की बातें कर रहे हैं, रिसर्च में जब कुछ चीज अननोन होती है, कोई रिलेशन हमको पता नहीं होता है, हमको ढूंढना होता है रिश्ता, तब की बातें कर रहे हैं हम लोग। अब मैं बोलूं कि स्ट्रेस का कुछ इफेक्ट है मेरी हेल्थ पे, किसी को दिमाग में आया, किसी ने रिसर्च करना चाहा, तो उसने पहले क्या किया कि चलो मैं ना नल हाइपोथेसिस बनाता हूँ कि स्ट्रेस और हेल्थ का कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो मैं अगर इसको रिजेक्ट करवा दूंगा ना तो मुझे पता चल जाएगा कि स्ट्रेस का कुछ तो इफेक्ट है। तो मेरा टारगेट वो जानबूझ के नल हाइपोथेसिस पे रखता है ताकि मैं उसको रिजेक्ट करवा दूंगा। तो ये जो मेरा मैं बोल रही हूँ ना लिमिटेड नॉलेज पे मैं जो अपनी स्टेटमेंट बना रही हूँ उसको मैं ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोल रही हूँ। मैं देख के आई हिमाचल में एप्पल ज्यादा ग्रो हो रहे हैं, हिमाचल में एप्पल ज्यादा ग्रो होते हैं, तो मैं किसी भी तरीके से अगर इसको डिसअप्रूव करवा दूं ये नल हाइपोथेसिस को कि हिमाचल और एप्पल्स का कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो मेरी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक एज मिल जाएगा, तो मैं फिर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की बात कर सकती हूँ।
बताती हूँ। पहले लोग मानते एप्पल और हिम का कोई रिलेशन है आपस में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब हो गया। बस रिसर्चर नल हाइपोथेसिस को इसीलिए यूज करता है क्योंकि उसको इजी होता है उसको रिजेक्ट करवाना और ये बताना कि हाँ जो मेरा मनगढ़ंत कहानी है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के लिए कम ज्यादा की, उसमें कुछ तो रिलेशन है वो दो वेरिएबल्स में। उसको अपना मुद्दा प्रूव करना होता है कि कुछ तो है रिलेशन, इसीलिए वो इजी रास्ता ढूंढता है नल हाइपोथेसिस वाला। और ये सब रिसर्च में मोस्टली यही होता है कि सबसे पहले तुम लोग ये प्रूव करते हो कि कुछ तो रिलेशन है उनके बीच में, मतलब नल हाइपोथेसिस को तुम रिजेक्ट करवाते हो। तुम्हारा एम रहता है कि रिजेक्ट हो जाए नल हाइपोथेसिस, क्योंकि वो इजी है करना। For example, if a researcher wants to study if there is significant difference in job satisfaction of government and private bank employees, she formulate a null hypothesis as no significant difference exists in job satisfaction of public and private bank employees. अभी वो ये करना चाहता था कि मेरे को डिफरेंस निकालना है कि गवर्नमेंट जॉब में ज्यादा लोग खुश हैं या प्राइवेट जॉब में ज्यादा खुश हैं, ये कम खुश हैं, ये कहाँ ज्यादा खुश हैं, ठीक है। तो उसने क्या बोला है कि यार मैं इस पे बैठ के डेटा करूंगी, हाँ प्राइवेट वालों को पकड़ूं, बैंक वालों को पकड़ूं, फिर देखूं कि कौन ज्यादा खुश है कम खुश है। उससे बेटर है कि मैं पहले एक रिलेशन एस्टैब्लिश करा लेता हूँ कि हाँ पब्लिक और प्राइवेट में कुछ तो जॉब सेटिस्फेक्शन का डिफरेंस है। वो कैसे कराएगा? उसने नल हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कर दिया कि मैं बुद्धू इंसान ये बोल रहा हूँ कि नो कोई डिफरेंस है ही नहीं जॉब सेटिस्फेक्शन में, चाहे मैं पब्लिक में सेक्टर में जॉब कर लूँ पब्लिक या प्राइवेट बैंक में जॉब कर लूँ, कोई डिफरेंस नहीं है जॉब सेटिस्फेक्शन में। प्राइवेट में जॉब कर रहा है वो भी उतना ही खुश है, जो पब्लिक में जॉब कर रहा है वो भी उतना खुश है। वो बुद्धू इंसान ने ये स्टेटमेंट बना दी, ठीक है। एंड देन बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑब्टेन द हाइपोथेसिस विल बी रिजेक्टेड और एक्सेप्टेड। जो भी रिजल्ट आएंगे उसके हिसाब से वो या तो एक्सेप्ट होगी या तो रिजेक्ट होगी, ठीक है। बट यहाँ पे लिख रखा है उन्होंने, इट इज अ रिसर्च in a research attempts are made by the researcher to reject the null hypothesis. दीदी नल हाइपोथेसिस में कभी ऐसा हो सकता है कि मतलब जो रिसर्चर है उसको नॉलेज नहीं है उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में और उसने रिसर्च ये सोच के कर दी कि यार ये तो रिजेक्ट हो जाएगी, बट वो एक्सेप्ट हो जाए? वो तो कुछ भी हो सकता है, एक्सेप्ट भी हो सकती है, रिजेक्ट भी हो सकती है। उसको अगर पता है कि हाँ कुछ तो रिलेशन है उन दोनों के बीच में, तो वह पहले प्रूफ करवाएगा नल हाइपोथेसिस से। कुछ ये नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई मतलब कुछ रिलेशन है। बाकी होने को तो कुछ भी हो सकता है, वो रिजेक्ट भी हो सकती है, एक्सेप्ट भी हो सकती है, उसकी गलती की वजह से भी हो सकती है, उसकी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से भी रिजेक्ट हो सकती है, एक्सेप्ट हो सकती है, कुछ भी पॉसिबल है। ना डिड आई गेट योर क्वेश्चन और नॉट? मतलब हाँ जी, आ गया समझ। आगे हम पढ़ेंगे, एरर्स होते हैं नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट और रिजेक्ट होने में भी। अच्छा फिर बात करते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कैन बी टर्म्ड एज अ काउंटर प्रोपोजिशन टू द नल हाइपोथेसिस, है ना, यही तो हम समझ रहे थे तब से। इट इज अ फॉर्मुलेटेड बाय अ रिसर्च बेस्ड ऑन थ्योरी। मेरे लिमिटेड नॉलेज, मेरे लिमिटेड एविडेंस, मेरे लिमिटेड ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे मैं ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाती हूँ। The hypothesis states that there is significant difference between the two groups. है ना? For example, the researcher can be formulated the alternative hypothesis as, वही same example को उठा के बोल रहे हैं, there will be a significant difference in job satisfaction of public and private employees. ये होगी alternative hypothesis जो मैं अपने limited knowledge के basis पे बनाती हूँ, based on my theory, based on a theory, observation, evidence, होती है alternative hypothesis। बट अगर मैं बोल दूं कि उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, बुद्धू इंसान ये बोल रहा है, तो मतलब हो जाएगी नल हाइपोथेसिस। दिस इज आल्सो अ न्यूट्रल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दैट डज नॉट प्रोवाइड एनी डायरेक्शन, दिस इज टर्म्ड एज नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। देखो दो तरह की चीजें होती हैं, एक डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होता है, एक नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होता है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आगे दो टाइप की होती है, एक होती है डायरेक्शनल, एक होती है नॉन डायरेक्शनल। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या बोलती है कि या तो उनमें प्रोपोर्शनल रिलेशन है दोनों वेरिएबल्स में, या तो इनवर्स रिलेशन है।
या तो एक पैरामीटर ऊपर जाएगा तो दूसरा वेरिएबल नीचे आएगा, या तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब कुछ तो डायरेक्शन है, एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा या तो दूसरा कम होगा, तो एक डायरेक्शन है। एक के चेंज होने से दूसरा कैसे किस डायरेक्शन में चेंज होता है उसको बोलते हैं डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई डायरेक्शन डिफरेंस मुझे पता नहीं है, देयर इज नो डायरेक्शन, मेरे को ये पता है कि कुछ डिफरेंस है, बट वो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा जाएगा नहीं जाएगा वो कुछ नहीं पता, तो हो जाएगा नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। मेरे को डायरेक्शन के बारे में नहीं पता है, देयर इज सम डिफरेंस बट आई हैव नो आइडिया अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द हाइपोथेसिस, कि मैं स्ट्रेस ज्यादा दूंगी तो मेरी हेल्थ पे क्या इफेक्ट आएगा, मुझे डायरेक्शन नहीं पता, ऊपर नीचे हेल्थ होगी, ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, मुझे पता ही नहीं है डायरेक्शन का, तो वो हो जाएगी नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। ठीक है, क्लियर है? ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कैन आल्सो बी डायरेक्शनल, ठीक है, ऊपर नीचे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दोनों के बीच में वेरिएबल्स में जो भी रिलेशन है जिससे मुझे आइडिया लग रहा है कि हाँ किस साइड जाएगा दूसरा पैरामीटर, वो जाएगा डायरेक्शन। अगर मुझे आइडिया ही नहीं लग रहा कि दूसरा पैरामीटर जाएगा कहाँ, दूसरा वेरिएबल जाएगा कहाँ, तो हो जाएगा नॉन डायरेक्शनल। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक बैंक एम्प्लॉय हैव हायर और लोअर, हायर और लोअर की बात आ जाएगी तो क्या बोलेंगे उसको, डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल, बताओ? डायरेक्शनल। डायरेक्शन है ना, ऊपर नीचे कुछ तो, हाई लोअर अप डाउन कुछ तो बता रहे हैं हमको, तो डायरेक्शन पता लग रही है हमको, नहीं ना? अभी आपको समझ आएगा थोड़ा और क्लियर। देखो स्टेप्स क्या होते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है? हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज रेफर टू अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग स्टैटिस्टिकल डिसीजन मेकिंग विद रिगार्ड टू पॉपुलेशन वैल्यू। यही हम पढ़ रहे थे कि हमको स्टैटिस्टिकल वैल्यूज को यूज करना है, बताना है और पॉपुलेशन के बारे में, उसके लिए हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करें क्योंकि हमको पॉपुलेशन के बारे में कुछ बताना है। ठीक है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है ना हाइपोथेसिस टेस्टिंग। स्टेप 1 क्या होता है जब भी मैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रही हूँ? नल हाइपोथेसिस या फिर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आर डिफाइंड बाय द रिसर्चर, स्टेप 1। स्टेप 2, अभी जो भी मैं हाइपोथेसिस बना रही हूँ, देखो नल हाइपोथेसिस को डिनोट करते हैं H0 से और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को डिनोट करते हैं HA से। ठीक है, अभी एक बात होती है अल्फा की, जो स्टेप 2 में लिखा हुआ है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अभी मेरा नल हाइपोथेसिस के बारे में जो भी मैं कुछ भी काम धंधा कर रही हूँ, उसका जो भी वैल्यू निकाल रही हूँ, तो मैं उसके लिए सिग्निफिकेंस लेवल डिफाइन करती हूँ कि जो तुम्हारा वैल्यू आ रहा है 0.01, ऐसे फिक्स जी होता है ऑलमोस्ट 0.05, 0, ठीक है, ऐसा करके वैल्यूज डिफाइन करते हैं हम लोग कुछ। अभी समझते हैं कि वैल्यूज का मतलब क्या है। बेसिकली लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमको ये बताता है कि मेरा वो चीज सच होने का क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, इसको ध्यान से समझना, थोड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट है बट ट्राई करते हैं। ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ये बोलना चाहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इन एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग अ करेक्ट हाइपोथेसिस। शायद लिखना मिस हो गया, probability of error in accepting or rejecting a hypothesis, a null hypothesis। हमने ये तो बात की थी कि हाइपोथेसिस के हिसाब से हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट या एक्सेप्ट कराने की कोशिश करते हैं हम। अब वो बोल रहा है, उसको और तरीके से समझ सकते हैं, लेवल ऑफ रिस्क इन रिजेक्टिंग अ करेक्ट नल हाइपोथेसिस। तो मेरा जो नल हाइपोथेसिस था जो कि करेक्ट था कि हाँ उसमें कोई रिलेशन नहीं है, अभी उसका कुछ रिस्क है कि वो रिजेक्ट हो जाए गलती से। ठीक है, उस लेवल ऑफ रिस्क को मैं बोलती हूँ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, कि मेरा कितना रिस्क इन्वॉल्व है ड्यू टू सैम्पलिंग एरर्स, किसी भी रीजन की वजह से, किसी भी एरर्स की वजह से, कि जो मेरा नल हाइपोथेसिस है ना, करेक्ट नल हाइपोथेसिस कि जो रिलेशन नहीं बता रहा, दोनों के बीच में जीरो रिलेशन बता रहा है, वो गलती से रिजेक्ट हो जाए, तो उसके रिस्क क्या है उसको बोलते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, अभी पढ़ते हैं, अभी थोड़ा शायद समझ आएगा। देखो
a level of significance is selected, researcher select करता है, ठीक है. This level of significance could be 0.05 level और 0.01 level. ये 2-3 वैल्यूज हम लोग डिफाइन करते हैं, 0.05, 0.01, 0.1, ठीक है. The term significance in the context of statistics implies probably true. जो हमने बात की थी ना, probability की बात करता है ये. That indicates that the results are free from chance factor at the specified level of significance. Chance factors क्या है? Chance factors मतलब जो भी तुम्हारे गलती होने के chances हैं, उसकी बात कर रहा है. The results are free from chance factors at the specified level of significance. Specified level of significance का मतलब क्या है कि तुम 0.05 डिफाइन कर रहे हो या 0.01 डिफाइन करते हो या 0.1 डिफाइन करते हो. तो जो रिसर्चर होता है ना, वो ये बोलता है कि मैं इतना रिस्क लेके चलता हूँ कि मेरा जो एनालिसिस आ रहा है या जो मेरा रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, जिसके बेसिस पे मैं नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर रहा हूँ, उसका मैं 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मतलब 0.05 या 5% रिस्क मान के चलता हूँ कि हाँ वो गलती से रिजेक्ट हो सकती है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर exists a significant difference in job satisfaction of public and private bank employees, then the researcher could either be 95%, जिसको हम बोल रहे हैं 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, या एक p वैल्यू आती है जिसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी वैल्यू. p वैल्यू, प्रोबेबिलिटी वैल्यू, कि वो जो डेटा आ रहा है, जो एनालिसिस आ रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है सही होने की, ठीक है. वो बोल रहा है कि मैं 95%, अगर मैं 0.05 को 5% भी लिख सकती हूँ, 5% लिख सकती हूँ ना. अल्फा को 0.05 लिख रही हूँ, अगर ये रिसर्चर डिफाइन कर रहा है खुद से, तो मैं अल्फा को 0.5% भी लिख सकती हूँ. 5% का यहाँ पे वो ये कहना चाहता है, 5% का बाकी बचा हुआ हिस्सा क्या होगा, 95%. वो ऐसा बोल रहा है कि मेरा जो रिसर्च आ रहा है, जो मेरा रिजल्ट आ रहा है, मेरा जो हाइपोथेसिस रिजेक्ट और एक्सेप्ट होने का जो मुद्दा है ना, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे डिपेंड कर रहा है. अगर 95% के ऊपर है तो मेरा वो हाइपोथेसिस के रिस्क जो है वो कम है. मेरा कॉन्फिडेंस लेवल, यार ये तुमने टर्म्स ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पढ़ते हैं ना हम लोग, तभी ये टर्म्स आनी चाहिए थी. अभी इन्होंने पहले ही डाल के रखी हुई है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन दिस. ये जो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पढ़ते हैं ना यार, उसमें आता है ये सब कुछ. ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऐसे बनता होता है, तो इसके नीचे जितना भी सारा डेटा होता है ना, वो 1 होता है, मतलब वो प्रोबेबिलिटी 1 होती है, ऐसा करके कुछ होता है. जो इतना सा पोर्शन होता है वो मेरा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे वर्क करता होता है. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मतलब कि उसका रिस्क कितना है कि मेरी जो सही हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाए. बेसिकली ये एरिया पूरा मेरा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस वाला लेवल वाला होता है. रुको यार, मैं तुम्हें कोशिश करती हूँ इसको थोड़ा और अच्छे से समझाने की. देखो, सब भूल जाओ, फिर से शुरू करते हैं. अल्फा क्या बोल रहा है भी कोई कि नहीं? हेलो, है. हाँ. थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये सब चीजें ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो लास्ट चैप्टर है ना उसके बाद समझ आती हैं ज्यादातर. लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, प्रोबेबिलिटी वैल्यू क्या होता है, ये सब. तो इसको आप ऊपर ऊपर से अभी बता दीजिए क्योंकि हाँ, मुझे लगता है कि बहुत टफ है ये. हाँ, एक्चुअली जब हम लोग नॉर्मल नहीं कर पाएंगे, राइट, जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पढ़ेंगे ना तब ये ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगे. तो मैं ये भी जो थोड़ा पार्ट है ना स्टेप टू पार्ट ऐसे ऊपर से थोड़ा समझा दीजिए और हाँ, आगे मैं बढ़ जाइए. मोटा मोटा बता देती हूँ कि अगर मैं yes, बोल yes, रही yes. हूँ कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है 0.01, इसको मैं बोल सकती हूँ 1%, सेम आता है, ठीक है. तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से मेरे को कम रखना होता है. जो भी मैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिफाइन कर रही हूँ ना 0.01, मतलब जो सैम्पलिंग एरर है ना मेरा 1% की लिमिट ही दे रही हूँ मैं उसको, कि 1% ही सैम्पलिंग एरर मान सकती हूँ मैं. तो अगर लेस देन 1% होगा तो मेरा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा, ग्रेटर देन 1% होगा मेरा सैम्पलिंग एरर, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा. ठीक है, इतनी सी बात समझ लो. फिर एक होता है लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, वो क्या होता है 1 माइनस अल्फा. अभी मैं बोला कि ये सब प्रोबेबिलिटीज हैं,
तो प्रोबेबिलिटीज का समेशन हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो अगर मैं अल्फा को बोल रही हूँ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है ना, वो इसका कॉन्टेम्पररी पार्ट होता है, ठीक है। 1 माइनस अल्फा को मैं बोलती हूँ लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। तो मैं बोल सकती हूँ अगर ये 1% है तो ये 99% होगा, बोल सकती हूँ ना लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को, क्योंकि 1 माइनस 0.01 तो हमको 0.99 दे रहा है ना, तो ये 99% हो गया। तो बेसिकली जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं ना, तो ऐसा होता है, इधर मेरा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आता है ये दोनों तरफ, और ये मेरा पूरा पोर्शन हो जाता है लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस का। तो ये वाले रीजन्स में तुम्हारी जो हाइपोथेसिस होती है वो करेक्ट होती है, और ये वाले रीजन्स में तुम्हारी रिजेक्ट हो जाती है। बेसिकली ये होता है, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो ऐसा होगा, तो मैं अच्छे से डिटेल में तब बता दूंगी, बट जब तुम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं पढ़ेंगे सही से तो ये सब टर्म्स नहीं समझ आएंगी इतने क्लियरली। अभी तुम ये समझ लो कि अल्फा वैल्यू से कम होगा तो मेरा नल हाइपोथेसिस मेरे को एक्सेप्ट करना है, अगर अल्फा वैल्यू से ज्यादा होगा तो मेरे को रिजेक्ट करना है, ठीक है। देखो, for example, if there exists a significant difference in job satisfaction of public and private bank employees, then the researcher could either be 95%, जिसको हम बोल रहे हैं 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, प्रोबेबिलिटी अगर 0.05 से कम होगी, और कॉन्फिडेंस, यही तो मैंने बोला था ना 99% होगा। 0.05 मतलब 5% ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, या तो 95% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर मैं बोल रही हूँ कि 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, तो मतलब 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, 99% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है। कॉन्फिडेंस अबाउट द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड, P stands for probability value, इसको भी अभी छोड़। This is because when carrying out research with human participants, 100% accuracy हो नहीं सकती है ना। Thus there could be 5% or 1% chance that the results are due to change or confounding factors। और confounding factors होते हैं जिनके बारे में हमको नहीं पता, तो वो हमारी रिसर्च को अफेक्ट कर रहे होते हैं, फिर भी वो होते हैं confounding factors, जिनकी वजह से हमारा सैम्पलिंग एरर आ रहे होते हैं। Whether the null hypothesis or accepted or rejected will depend on whether the statistical value obtained after the data analysis is more or less than the table value। ये जो हमने डिफाइन करके रखा ना रिसर्चर ने कि मैं 0.05 लूंगा या 0.01 लूंगा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, अब जो उसने डेटा एनालिसिस किया, अब वो बोल रहा है मुद्दे की बात कि if the obtained value is higher than the table value, then the null hypothesis is rejected. If the obtained value is less than the table value, then the null hypothesis is accepted. ये समझ नहीं आया होगा, मुझे पक्का पता है किसी को भी, क्योंकि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक नहीं आएगा। क्यों ये इजी है ना कि ऑप्टेन वैल्यू, हमें जो वैल्यू मिली है वो अगर जो टेबल वैल्यूज है हायर देन टेबल वैल्यू, देन नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड, तो वो रिजेक्टेड है। राइट, इजी है कि हमें जो वैल्यू मिली है, जो हमने जो कैलकुलेशन किया उसमें जो हमें वैल्यू मिली है, अगर जो वो हायर है टेबल वैल्यू से तो वो रिजेक्टेड है हाइपोथेसिस है, और अगर जो लेस है यानी कम है टेबल वैल्यू से तो वो एक्सेप्टेड हो जाएगी। दिस लास्ट पार्ट इज इजी आई थिंक। हमने बोला 95% वो रिसर्चर कॉन्फिडेंट है कि उसका जो डाटा आया है वो सही है। तो जो 95% वाला एरिया है वो उसका एरिया ऑफ कॉन्फिडेंस है ना। मतलब वो सही है, उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो राइट है। तो 95% से जितना भी ऊपर होगा 100% से, उसमें क्या होगा, उसका हाइपोथेसिस करेक्ट होगा, बिकॉज इज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। तो 95 उसने उसका एक लेवल डिफाइन कर लिया कि मैं 95% से ऊपर कुछ भी आए वो मैं कॉन्फिडेंट हूँ, फिर मेरे रिजल्ट। बट अगर यही चीज 95 मतलब 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में, राइट, यही तो हमने पढ़ा था, कॉन्टेम्पररी पार्ट होता है कॉन्फिडेंस उसका। अगर 95 से कम हो जाएगा तो ये क्या होगा, 0.07 हो जाएगा ना। अगर ये 93% हो गया तो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या हो गया, मेरा बढ़ गया, है ना। यही तो हम बात कर रहे थे कि 0.07 मतलब 7% ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, मतलब 93% ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल। तो तुम कॉन्फिडेंस लेवल से उसको याद कर लो कि कॉन्फिडेंस लेवल अगर मेरा
जो मैंने डिफाइंड वैल्यू से ऊपर जा रहा है, मतलब वो कॉन्फिडेंट है कि उसकी रिसर्च सही है, तो वो एक्सेप्ट होनी चाहिए, है ना। अगर 95% से ऊपर जा रहे हैं तो मतलब मेरा अगर 90 आ गया कॉन्फिडेंस लेवल, जो वो बोल रहा था लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरा जो ये आया होगा वो कितना आया होगा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1, हाँ है ना। तो वो 0.05 से क्या हो गया, ज्यादा हो गया ना, यस तो वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगी फिर ही मेरी। रिजेक्ट। बस इतना ही कहना चाहता है, तुम उसको लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस से याद कर लो कि लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस वो एरिया है जिसके ऊपर वैल्यू होगा तो रिसर्चर कॉन्फिडेंट है कि मेरी हाइपोथेसिस सही है, तो वो हाइपोथेसिस क्या होगी, एक्सेप्ट होगी। ठीक है, ये सब रिसर्च में करना होगा क्या? ये हम लोग को जब प्रैक्टिकल देंगे तब ऐसा कुछ लिखना होगा क्या, कि नोट्स में ही आएंगे? नहीं आई थिंक 104 का प्रैक्टिकल तो नहीं है ना, 101 और 103 का ही है सिर्फ। ओके ठीक है, अभी ये समझो टाइप 1 एरर क्या होता है, टाइप 2 एरर क्या होता है। इधर लिखा है नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, मतलब एक्चुअली में ट्रू है, और तुमने क्या किया, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया किसी भी एरर की वजह से। वो थी तो सही, बट तुमने अपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वजह से या कैलकुलेशन एरर की वजह से, सैम्पलिंग एरर की वजह से तुमने उसको रिजेक्ट तकरार कर दिया उसको, ठीक है, डिक्लेयर कर दिया कि वो रिजेक्ट कर दिया मैंने, तो ये हो जाएगा टाइप 1 एरर। ठीक है, वो सही थी पर तुमने रिजेक्ट कर दिया, एक्चुअल में सही थी वो, बट तुमने अपने गलती से उसको रिजेक्ट कर दिया, तो हो जाएगा टाइप 1 एरर। ठीक है, अभी ये समझो कि नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, बट नल हाइपोथेसिस को तुमने एक्सेप्ट कर लिया बट वो एक्चुअल में गलत थी, तो हो जाएगा टाइप 2 एरर। मतलब जो भी कॉन्ट्राडिक्टरी होगा, अगर नल हाइपोथेसिस सही थी और तुमने उसको गलती से रिजेक्ट कर दिया तो टाइप 1 एरर, नल हाइपोथेसिस थी गलत पर तुमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, वो हो जाएगा टाइप 2 एरर। ठीक है, बाकी दोनों एरियाज में सही डिसीजन हो जाएगा। नल हाइपोथेसिस गलत थी और तुमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया तो डिसीजन करेक्ट हो गया, गलत थी और तुमने भी रिजेक्ट कर दिया तो सही है। नल हाइपोथेसिस ट्रू थी और तुमने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया तो मतलब डिसीजन करेक्ट हो गया, सही था। नल हाइपोथेसिस भी सही थी और तुमने भी एक्सेप्ट कर लिया उसको, तो डिसीजन सही। ठीक है, तो ये टाइप 1 एरर होता है, टाइप 2 एरर होता है जब हम गड़बड़ कर देते हैं, सही होती है पर उसको वो कर लेते हैं हम लोग, एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर देते हैं, गलत होती है पर एक्सेप्ट कर लेते हैं, सही होती है और फिर भी रिजेक्ट कर देते हैं। आई थिंक ये थोड़ा आउट जा रहा होगा सबको, तो अभी इसको जैसे तैसे खत्म करते हैं, अगर कुछ डाउट्स होंगे तो फिर ले लेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, स्टेप 3 क्या होता है, उसने नल हाइपोथेसिस, फर्स्ट स्टेप क्या था, हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस डिफाइन की, फिर उसने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिफाइन किया, अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से कम हो रहा है तो वो एक्सेप्ट हो जाती है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से ज्यादा हो रहा होता है तो वो रिजेक्ट हो जाती है हाइपोथेसिस। तो रिजेक्ट एक्सेप्ट हुई, तो बेस्ड ऑन द पैरामीटर्स स्पेसिफाइड इन द नल हाइपोथेसिस the statistics is calculated, a sample is taken by the researcher and data is collected। statistic मतलब sample वाली चीजें, that is thus obtained from the sample is then used in order to make an estimation about the population parameters। ठीक है, सैंपल लिया, उस पर कुछ डेटा जो हमने कलेक्ट किया उसको अभी मैं यूज कर रही हूँ एस्टिमेट करने के लिए पॉपुलेशन पैरामीटर्स को, ये स्टेप 3 में कर रही हूँ। फिर डिसीजन बनाती हूँ मैं, डिसीजन इज मेड वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। इन दिस रिगार्ड हम पी वैल्यू यूज करते हैं जो कि प्रोबेबिलिटी वैल्यू होती है, जो हमने पढ़ी है स्टेप 2 में। उसके बेसिस पे, पी वैल्यू के बेसिस पे, कैलकुलेशन के बेसिस पे मैं एक्सेप्ट करती हूँ या रिजेक्ट करती हूँ कि हाँ पॉपुलेशन में ये पैरामीटर होगा या नहीं होगा, ये रिलेशन होगा कि नहीं होगा। आई नो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आया होगा क्योंकि थोड़ा टफ है ये वाला पार्ट, एंड प्लस हमारा आई थिंक ब्रेन स्विच ऑफ हो जाता है 1 घंटे के बाद तो कोई भी न्यू इंफॉर्मेशन रजिस्टर नहीं होती है। तो एक बार अपने एंड पे पढ़ लेना इसको प्लीज, ये हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में स्टेप्स क्या हैं, अगर कुछ भी होगा तो हम फिर नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे।